अध्याय 221 किंजियांग गोली। छोटी गौरिया एक घमंड भूखी चिड़िया थी। यह एक ऐसी चिड़िया थी जो प्रशंसा की चाहत रखती थी। उसे पैसे चोरी करना और अपने शरीर पर सभी तरह की चमकदार चीजें लटकाना बहुत पसंद था। इसके अलावा इस छोटे से साथी ने धधकते अग्नि अजगर और स्पष्ट आत्मा ईगल के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, उससे यह भी पता चलता है कि यह बहुत ही भयावह था, और यह हमेशा से ऐसा ही था। अर्जुन की दहाड़ सुनकर लिटिल स्पैरो को पता चल गया कि अब अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है। वह उड़कर बाहर आया और बहुरंगी छिपकली पर जलती हुई पवनधार उगल दी। ज्वाला पवन ब्लेड ने 5 रंगीन छिपकली की पीठ पर जोरदार प्रहार किया, जिससे रंगीन क्रिस्टल पत्थरों के कई टुकड़े तुरंत टूट गए। 5 रंगों वाली छिपकली बहुत गुस्से में थी। उसने काटने के लिए अपना मुंह खोला और झाड़ू लगाने के लिए अपनी पूंछ हिलाई, लेकिन किसी भी तरह से वह उस छोटी चिड़िया की परछाई को नहीं पकड़ पाई। छोटा पक्षी रंग बिरंगी छिपकली के चारों ओर घूमता रहा और लगातार जलती हुई हवा की धारें उगलता रहा, जिससे रंग बिरंगी छिपकली की पीठ पर लगे ठोस क्रिस्टल पत्थर बिखर गए और हर जगह उड़ने लगे। गेल स्पैरो कोई आक्रामक राक्षसी जानवर नहीं था, लेकिन एक बार विकसित होने के बाद इसकी ताकत भी काफी बढ़ गई थी। कितना शक्तिशाली पक्षी है, बेशक म्यूजुएकी गेल स्पैरो को जानती थी। इस समय वह अपनी शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति के कारण छोटी गौरिया की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। अप्रत्याशित रूप से प्रशंसा पाकर छोटी चिड़िया बहुत गर्वित हुई। उसने वास्तव में मुड़कर मुजुएकी को आंख मारी। म्यूजुएकी दंग रह गई। इतना छोटा पक्षी राक्षसी जानवर इतना मानवीय भाव कैसे रख सकता है? यह वह क्षण था जब बहुरंगी छिपकली ने अपनी पूंछ से दीवार पर बैठी छोटी चिड़िया को पुकारा। अय्या, बकवास! इस महत्वपूर्ण क्षण में तुम किस तरह की प्रतिष्ठा का नाटक कर रहे हो? अर्जुन ने डांटा। जल्दी करो और इसे मार डालो। इसकी आंख में छुरा घोंप दो और इसे ले जाओ। छोटी चिड़िया ने अपना संयम वापस पाया और उड़ने के लिए संघर्ष किया। उसने बहुरंगी छिपकली पर फिर से हमला किया, और इस बार छोटी चिड़िया का लक्ष्य स्पष्ट था। इसने बहुरंगी छिपकली की पीठ के एक ही हिस्से पर हमला किया तथा ठोस रक्षात्मक जिंगशी को बार बार नष्ट किया, जब तक कि छिपकली की त्वचा और मांस उजागर नहीं हो गया। इस समय छोटी चिड़िया अचानक आग की एक डोरी में बदल गई। एक पुध्वनि के साथ वह छिपकली की पीठ को भेदती हुई जमीन से बाहर निकल आई। 5 रंगों वाली छिपकली ने अंततः मरने से पहले कुछ देर तक संघर्ष किया। इस प्रकार छोटी चिड़िया वापस उड़ गई और अर्जुन के कंधे पर खड़ी हो गई। अर्जुन के साथ छिपकली को देखकर ठंडी हंसी हंसने लगी। अर्जुन बार बार छिपकली की लाश को देखकर उपहास कर रहा था, जबकि छोटा पक्षी अर्जुन के कंधे पर खड़ा था, अपनी छोटी आंखें सिकोड़ रहा था और भयावह अभिनय कर रहा था। ये दो किसी कारण से हर बार जब अर्जुन ने छोटी चिड़िया के साथ सहयोग किया, तो वह छोटी चिड़िया से संक्रमित होने से बच नहीं सका, जिससे अर्जुन के दिल का छिपा हुआ और घृणित पक्ष जाग गया। म्यूजुएकी ने जब आदमी और पक्षी के भाव स्पष्ट देखे तो वह हंसने से खुद को रोक नहीं सकी। एक और आपदा, मौत से बचकर भागना। धीरे धीरे समय बीतता गया। अर्जुन और म्यूजुएकी ने धीरे धीरे अपनी हरकतों की आजादी वापस पा ली। वे दोनों क्रॉसलेग्ड बैठ गए और साथ ही साथ अपनी रिकवरी को तेज करने के लिए अपने विशाल स्वर्ग शुद्ध सार तकनीक का संचार किया। जब वे दोनों भूमिगत गुफा की दुनिया से बाहर निकले, तो वहां फिर से अंधेरा छा गया था। शायद पूरा एक दिन बीत चुका था। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ कौन निपटने वाला है? अर्जुन ने गहरी आवाज में कहा। म्यूजुएकी ने अपना सिर हिलाया। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन उनके इरादे बहुत स्पष्ट हैं। उनका अंतिम लक्ष्य मेरे माध्यम से प्रकृति संप्रदाय को नुकसान पहुंचाना होगा। हाँ, यह मामला कोई छोटी बात नहीं है। हमें इसे संप्रदाय को वापस रिपोर्ट करना चाहिए। अर्जुन ने मुजुएकी को देखा और कहा,
यह सबसे अच्छा है कि आप गश्त करने के लिए टीम का पीछा न करें ताकि किसी भी दुर्घटना का सामना न करें। म्यूज़ुएकी ने जिद से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं मौत से डरने वाली नहीं हूं। अगर वे आना चाहते हैं तो आ जाए। जितना ज्यादा वे मुझे निशाना बनाना चाहेंगे, मैं उतना ही कम डरपोक हो पाऊंगी। ठीक है, चूंकि तुम ऐसा सोचती हो, इसलिए मैं तुम्हें अब और नहीं मनाऊंगी। जल्दी करो और वापस जाओ, कहीं ऐसा न हो कि बड़े लोग तुम्हें ढूंढ न सकें और अपराध के लिए मुझे दोषी ठहरा दें। मुझे नहीं पता, उन्होंने सोचा कि मैंने तुम्हें पारंपरिक रूप से स्वर्गीय शैतान धर्म से अपहरण कर लिया है। जब म्यूज़ुएकी ने यह सुना, तो उसने अर्जुन से माफी मांगी, यह मेरी गलती थी। मुझे उस रात तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैं पहले जाऊंगी। तुम्हें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। रुको, अर्जुन ने जल्दी से म्यूज़ुएकी को रोका। उसने सूंघते हुए कहा, तुम्हारे शरीर पर हल्की खुशबू आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुमने किंजियांग गोली ली थी? म्यूज़ुएकी ने कहा, हाँ, क्या गलत है? क्या आप यह करना चाहते हैं या नहीं? लोहे के जूतों में पैर रखने के बाद कहीं भी जगह नहीं थी। अर्जुन बहुत खुश हुआ, कितने का है? मैं तुम्हारे लिए एक खरीदूंगा। म्यूज़ुएकी का चेहरा उदास हो गया जब उसने कहा, आपको क्या लगता है कि मेरे जीवन की कीमत कितनी है? ऐसा कहकर उसने अर्जुन के हाथ में एक गोल गोली थमा दी और बिना पीछे देखे उड़ गई। इस महिला के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने किंजियांग की गोली अपने हाथ में पकड़ी। उसे नहीं पता था कि वह अचानक पागल क्यों हो गई, लेकिन उसका मूड इतनी जल्दी बदल गया। हालांकि अब अर्जुन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी, इसलिए उसे अंततः किंजियांग गोली मिल गई। म्यूज़ुएकी हाउजिंग से था, तो उसने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? चूंकि उसे किंजियांग गोलियां प्राप्त करना सबसे कठिन था, इसलिए अर्जुन वापस लौटने में व्यस्त नहीं था। इसके बाद उसे जल्दी से दानव आंसू और दानव आत्मा घास को एक साथ इकट्ठा करना था। इसके अलावा लौटने के बाद उसे बड़ी मात्रा में कायाकल्प की गोलियां तैयार करनी होंगी। अगर उसके पास भूमिगत गुफा में कायाकल्प की गोलियां होती, तो उसे ठीक होने के लिए अब तक इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन म्यूज़ुएकी के पास तो यह था ही नहीं। उसने इसे बाहर क्यों नहीं निकाला? अर्जुन इस बात को समझ नहीं सका और इस बारे में सोचने में बहुत आलसी था। राक्षसों के आंसू 20 राक्षसी जानवरों के आंसुओं से क्रिस्टल में परिष्कृत किए गए थे, जबकि राक्षसी आत्मा घास एक प्रकार की राक्षसी घास थी जो राक्षसी जानवरों के विलुप्त होने वाले मैदानों में उगती थी। ये दोनों वस्तुएं हावरान पर्वत श्रृंखला में पाई जा सकती हैं। अर्जुन भूमिगत गुफा में वापस आया और मृत छिपकली की आंखें खोलीं। इसके बाद उन्होंने कास्ट गुफा को छोड़ दिया और राक्षसी जानवरों के निशान के लिए हावरन पर्वत की खोज की। राक्षसी जानवरों की तलाश करना अर्जुन की विशेषता थी। उसने अपने युआन क्यूई पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। फिर उसकी आंखों में बिजली की एक चमक चमकी, जिससे उसे सभी अदृश्य राक्षसी ऊर्जा देखने को मिली। यहां राक्षसी जानवरों का स्तर बहुत कम था। अर्जुन के लिए उन्हें पकड़ना आसान था। इन सभी वस्तुओं को इकट्ठा करने में अर्जुन को केवल एक दिन लगा। जैसे ही वह प्रकृति संप्रदाय में लौटने वाला था, अचानक एक स्थान ने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह एक पहाड़ था, एक साधारण पहाड़। बाहर से देखने पर इसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। यदि अर्जुन ने अभी 20वें राक्षसी जानवर की खोज के लिए अपनी बिजली जैसी दृष्टि का उपयोग नहीं किया होता, तो उसे इस पर्वत के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई देता। कितना अजीब है! क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत देखा? अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और एक बार फिर अपनी बिजली जैसी चमकती हुई निगाह पहाड़ के अंदर की ओर डाली। उस अजीब पर्वत शिखर के अंदर एक धुंधली काली धुंध थी जिसने अर्जुन की दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया था।
यहां तक कि बिजली की फोटोइलेक्ट्रिक आंखें भी काली धुंध की उस अजीब परत को भेदने में असमर्थ थीं। क्या यह राक्षसी ऊर्जा है? अर्जुन ने अपने दिल में बुदबुदाया। अगर यह राक्षसी ऊर्जा थी, तो इसमें से थोड़ी सी भी राक्षसी ऊर्जा बाहर क्यों नहीं निकली? क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर कुछ स्वर्गीय खजाने हों जो उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहे हों? यह सोचते हुए अर्जुन पहाड़ की तलहटी में उतरा और चारों ओर खोज की। अंत में उसे गुफा का एक अत्यंत गुप्त प्रवेश द्वार मिला। अध्याय 222 प्रकाश को भस्म कर दो। हालांकि अर्जुन गुफा के प्रवेश द्वार के किनारे पर खड़ा था, लेकिन उसे अंदर कुछ भी अजीब नहीं लगा। हालांकि जब उसने अपनी बिजली की दृष्टि से फिर से देखा, तो अंदर वास्तव में घने काले पदार्थ का एक बड़ा क्षेत्र था जो उसकी दृष्टि को बाधित कर रहा था। यद्यपि अर्जुन साहसी था, लेकिन यदि कोई अन्य रास्ता होता तो वह इतना मूर्ख नहीं होता कि जोखिम लेने पर जोर देता। उसने पहाड़ में एक बड़ी दरार काटने के लिए चाकू का उपयोग करने की योजना बनाई, ताकि यह देखा जा सके कि क्या काला पदार्थ बाहर निकल सकता है, ताकि उसे मूर्खतापूर्ण तरीके से अंदर न चलना पड़े। हालांकि जब उसने अपनी कृपाण से वार किया, तो और भी अकल्पनीय स्थिति उत्पन्न हो गई। उस कृपाण से निकले सारक्यू ने सभी दिशाओं में अनगिनत पर्वतीय पत्थरों को काट डाला, लेकिन पर्वतीय पत्थर तुरंत ही वापस उड़ गए और उस स्थान पर चिपक गए जहां उन्हें काटा गया था। इस पर विचार करें कि यह ठीक हो गया। यह अर्जुन अचानक चौंक गया। पहाड़ के पत्थर ठीक हो गए। यह अजीब स्थिति सिर्फ एक ही स्थिति में हो सकती थी, और वह थी भागने की तकनीक। मनुष्य में 5 गुण होते हैं और संसार की सभी वस्तुएं 5 तत्वों से बनी होती हैं। एस्केप तकनीक एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन तकनीक थी, और इसे भी 5 तत्वों में विभाजित किया गया था: वायु एस्केप, जल एस्केप, अग्नि एस्केप, पृथ्वी एस्केप और लकड़ी एस्केप। जब कोई व्यक्ति अर्थ एस्केप का प्रयोग करता है, तो वह अपने पूरे शरीर को जमीन या चट्टानों में मिला देता है, जिससे वह पृथ्वी से संबंधित तत्वों के साथ विलीन हो जाता है। इस पद्धति के माध्यम से वह अकल्पनीय गति से आगे बढ़ सकता था, और कुछ उच्चस्तरीय परिहार तकनीकें तो उड़ने से भी अधिक तेज थी। जब कोई मार्शल कलाकार अर्थ एस्केप का इस्तेमाल करता था, तो वह जिस क्षेत्र में होता था, वह नष्ट नहीं होता था। चूंकि पृथ्वी तत्व अत्यधिक सक्रिय था, इसलिए भले ही ब्लेड को काट दिया गया हो, फिर भी मिट्टी कटने के बाद फिर से जुड़ जाती थी। धरती से भागना इंसानों और धरती का सच्चा मिलन था। यह अकेले जमीन में गोता लगाने जितना आसान नहीं था। वास्तव में यहाँ की चट्टानें अर्जुन को अचानक दिलचस्पी हो गई। यदि यह तथ्य न होता कि कोई व्यक्ति पहाड़ के अंदर हर समय एस्केप तकनीक का प्रयोग कर रहा था, तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां कुछ शक्तिशाली स्पिरिट मीडियम क्रिस्टल छिपे हुए थे जो एस्केप तकनीक का विकास कर सकते थे। छोड़ो, मुझे अंदर जाकर देखना है। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह भागने की कोई तकनीक सीख ले, तो निस्संदेह उसके पास भागने का एक और रास्ता होगा। अभी जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा कमी थी, वह थी भागने की तकनीक। हालांकि तेज कदमों की आवाज तेज थी, लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत कम थी। यह बस पर्याप्त नहीं था। उसने गहरी सांस ली और जोर से गुफा में कदम रखा। कुछ देर गुफा में अंदर जाने के बाद उसे पता चला कि वह अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। यह अंधेरा क्षेत्र वास्तव में अंधेरा है। यहां तक कि अर्जुन ने भी एक चांदनी निकाली। चांदनी की रोशनी उसके सामने के रास्ते को रोशन नहीं कर सकी, मानो काली हवा रोशनी को निगल सकती हो। यह अजीब है। अर्जुन ने अपना हाथ बढ़ाया और जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। भले ही अंदर बहुत महंगे स्पिरिट मीडियम क्रिस्टल हों, फिर भी उनके लिए सारा प्रकाश निगल पाना असंभव था, है ना? हालांकि अर्जुन आसानी से हार मानने वाला नहीं था। स्थिति जितनी गंभीर थी, उसे उतना ही अंदर जाकर यह पता लगाना था कि क्या हो रहा है। उन्होंने प्रकाश आकर्षित करने के लिए सीधे सूर्य देव तकनीक का उपयोग किया, जिससे सूर्य की एक कोमल किरण ने उन्हें घेर लिया।
अंत में उसके सामने एक दृश्यमान पर्वतमाला प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था कि सूर्यदेव तकनीक ने इस अजीब अंधकार पर एक निश्चित संयमित प्रभाव डाला था। अर्जुन थोड़ा शांत हुआ और आगे चलने लगा। वह जितना आगे बढ़ता उतनी ही अजीब चीजें होती। जब अर्जुन लगभग 1000 मीटर की गहराई पर था तो उसकी दृष्टि की सीमा भी कम हो रही थी। 3 मीटर चौड़ी रोशनी लगभग 10 मीटर की त्रिज्या के क्षेत्र को रोशन कर सकती थी, लेकिन अब 3 मीटर चौड़ी प्रकाश किरण केवल 5 मीटर तक ही रोशनी दे सकेगी। सबसे अजीब बात यह थी कि अर्जुन को लगा कि उसकी लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता बेचैनी की स्थिति में थी। यह कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह अंधेरा वास्तव में मेरी बिजली की शक्ति को छू सकता है। अर्जुन ने ठंडी हवा की सांस ली और आगे बढ़ गया। अगर वह 500 मीटर और चलता तो उसे 5 मीटर और दिखाई नहीं देता। उसकी दृश्यता पहले ही घटकर 3.5 मीटर रह गई थी, यानी वह क्षेत्र जो प्रकाश से घिरा हुआ था। अर्जुन के शरीर में बिजली की शक्ति और भी अधिक बेचैन हो गई। यह कोई असहज बेचैनी नहीं थी, बल्कि कोशिश करने की उत्सुकता थी। जियांग ने पहले कभी ऐसी स्थिति का अनुभव नहीं किया था। जब उसने लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता का उपयोग करने की पहल नहीं की तो अंधेरे ने उसकी खुद की लाइटनिंग मेरिडियन शक्ति को प्रज्वलित कर दिया। अगर वह चलता रहा तो उसे 500 मीटर और चलना पड़ेगा। अर्जुन लगभग 1 कदम भी चलने में असमर्थ था, क्योंकि उसके शरीर में बिजली की मेरिडियन शक्ति अनियंत्रित रूप से फैल रही थी। बिजली की कड़कती हुई चमक अर्जुन के चारों ओर फैल गई, जिससे वह बिजली जैसा व्यक्ति बन गया। यह कौन सी जगह है? अर्जुन ने अपने दांत पीसते हुए अपने अवतार छाप का उपयोग करके एक अवतार को अलग कर दिया, जिससे अवतार ने एक शमन सूर्य का प्रकाश डाला। धमाका! सूर्य की तेज किरण अवतार से टकराई। इस समय अर्जुन के शरीर में बेचैन वज्र नसें अचानक स्थिर हो गईं। अवतार केवल 10 सेकंड तक चला। अर्जुन ने कोई समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। वह पहले ही घुस चुका था, इसलिए उसने पूरी ताकत से जाने का फैसला किया। उसने अपनी गति बढ़ा दी और ऊबड़-खाबड़ गुफा में तेजी से दौड़ने लगा। हालांकि 5 सेकंड बाद उसके शरीर में गड़गड़ाहट और बिजली फिर से उबलने लगी और अर्जुन के मुंह, आंखों, कानों और नाक से अनियंत्रित होकर छलकने लगी। अर्जुन के पास सूर्य शमन तकनीक का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे वह और उसका अवतार एक ही समय में सूर्य शमन प्रकाश की 2 किरणें छोड़ सके। इस समय अर्जुन को लगा कि वह किसी रहस्यमयी चीज के और करीब पहुंच रहा है। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बस कुछ और सेकंड की जरूरत थी। लेकिन सूर्य की तपिश को बुझाना कोई मजाक नहीं था, खासकर तब जब किसी का असली शरीर और अवतार एक ही समय में सूर्य की तपिश को बुझा रहे हों। इस समय अर्जुन ने सन क्वेंचिंग का इस्तेमाल भागने के लिए नहीं किया, बल्कि भागने के लिए किया। उसने तुरंत अपनी गति बढ़ा दी और जिस दिशा से आया था, उसी दिशा में पागलों की तरह भागा। अंत में वह एक ही सांस में गुफा से बाहर निकल आया और तुरंत क्वेन्यांग को नष्ट कर दिया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और सांस लेने के लिए हांफने लगा। यह काम नहीं करेगा। मैं अपने असली शरीर का उपयोग सूर्य को शांत करने के लिए नहीं कर सकता। यह बहुत खतरनाक है। अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और जाने से इनकार कर दिया। आप सीधे दानव दमन की गोली को परिष्कृत क्यों नहीं करते और दूसरे अवतार को परिष्कृत क्यों नहीं करते? और फिर एक और रहस्यमय गुफा बनाते हैं। इस समय अर्जुन को पहले से ही यह एहसास हो गया था कि जिस गंतव्य पर वह पहुंचने वाला था, वहां कुछ तो होना ही चाहिए। यह वही चीज थी जिसने गुफा में अंधेरा पैदा किया और उसकी बिजली की विशेषता को प्रज्वलित किया। शुरू में उसने सोचा कि अंदर पृथ्वी गुणित आत्मा माध्यम क्रिस्टल का एक टुकड़ा हो सकता है, लेकिन पृथ्वी गुणित आत्मा माध्यम क्रिस्टल के द्वारा अंधकार पैदा करना असंभव था। उसकी प्रतिभा को उत्तेजित करना तो दूर की बात थी। इस दृष्टिकोण से
अंदर की चीजें उतनी सरल नहीं थीं जितनी उसने कल्पना की थी। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। क्या यह मेरी प्रतिभा को उत्तेजित कर सकता है? क्या यह एक दुर्लभ बिजली प्रकार का स्पिरिट मीडियम क्रिस्टल हो सकता है? लेकिन क्या दुनिया में वाकई ऐसी कोई चीज है? अर्जुन ने उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। भले ही यह बिजली के प्रकार का स्पिरिट मीडियम क्रिस्टल स्टोन न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से उसे भागने की तकनीक विकसित करने में मदद कर सकता है। अन्यथा इसे स्पष्ट रूप से समझाना असंभव होगा। शायद वह उस चीज को उधार भी ले सकता था और सीधे उसे बिजली से बचने वाला उपकरण बना सकता था। अर्जुन उत्साहित हो गया और दानव दमन की गोली को परिष्कृत करने के लिए तुरंत प्रकृति संप्रदाय में लौट आया। अध्याय 223 पैसा कमाए। प्राथमिक दानव दमन गोली को परिष्कृत करने के लिए अर्जुन ने पहले से ही सभी मुख्य सामग्री एकत्र कर ली थी। अभी भी 20 से अधिक प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां बची हुई थीं। हाउतियान शहर में स्पिरिट हर्ब स्टोर बड़े पैमाने पर था और कई बड़े कुलों के मुख्यालय यहां स्थित थे। दानव दमन की गोली के लिए जरूरी जादुई जड़ी बूटियां सभी तीसरी श्रेणी की जड़ी बूटियां थीं। बाजार में इस तीसरी श्रेणी की जड़ी बूटी की औसत कीमत 30,000 सोने के सिक्के प्रति पौधा थी। अर्जुन ने शहर में प्रवेश किया और एक बड़े पैमाने पर स्पिरिट जड़ी बूटी की दुकान देखी। जब उसने दुकानदार को अपनी जरूरत का स्पिरिट हर्ब फार्मूला सौंप दिया और दुकानदार को यह कहते सुना कि उसके पास सब कुछ है, तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन फिर सवाल आया। अर्जुन ने पहले ही बैशो शहर में नकाबपोश आदमी से 8 लाख से अधिक सोने के सिक्के खर्च कर दिए थे। औसत कीमत के अनुसार वह 20 से ज्यादा तरह की स्पिरिट जड़ी बूटियां खरीद सकता है। दुर्भाग्य से इनमें से 2 तीसरी श्रेणी की स्पिरिट जड़ी बूटियां अपेक्षाकृत दुर्लभ हैं। सिर्फ इन 2 स्पिरिट जड़ी बूटियों की कीमत 2 लाख सोने के सिक्कों के बराबर है। परिणामस्वरूप उनकी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की सूची में आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का कुल मूल्य 9 लाख युआन से अधिक तक पहुंच गया था। अर्जुन को लंबे समय से पता था कि स्पिरिट जड़ी बूटियों की कीमत सिर्फ ग्रेड के हिसाब से नहीं लगाई जा सकती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे दुर्लभ थीं। उदाहरण के लिए, ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन पिल के लिए जरूरी स्पिरिट जड़ी बूटियां बेहद कीमती थीं। मुझे क्या करना चाहिए? अर्जुन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। पैसा। मुझे पैसा चाहिए। मार्शल आर्टिस्ट वास्तव में एक ऐसा पेशा था जिसमें पैसा जलता था। लगभग 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च करना समुद्र में एक कंकड़ फेंकने के समान था, जिसमें पानी की एक भी बूंद देखने में असमर्थ होना था। 7 से 8 लाख सोने के सिक्के। एक मध्यम आकार के शहर का एक साधारण नागरिक साल में केवल 100 से ज्यादा सोने के सिक्के ही कमा सकता था। 7 से 8 लाख उनके लिए 10 जन्मों तक जीने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट की नज़र में 7 से 8 लाख को पैसा नहीं माना जाता था। इसके अलावा अर्जुन की स्पिरिट ग्रेड प्राइमरी पिल फर्नेस को बहुत पहले ही खत्म कर दिया जाना चाहिए था। वह एक नई पिल फर्नेस भी खरीदना चाहता था। यह है, दुकानदार ने अर्जुन को जिज्ञासा से देखा और कहा, क्या नुस्खे में कुछ गड़बड़ है? अर्जुन ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले उद्योग कीमियागर और कारीगर हैं। जिसके पास पैसे की कमी है, उसे इन दोनों उद्योगों में पैसे की कमी नहीं होगी, है ना? यह सुनकर अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अपने माथे पर थपकी दी और खुद को बेवकूफ कहकर कोसा। वह इतना सरल सिद्धांत कैसे नहीं सोच सकता था? लगता है मुझमें व्यापार के लिए कोई प्रतिभा ही नहीं है। वह पहले आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीद सकता था, फिर उन्हें बेचने से पहले उन्हें औषधीय गोलियों में परिष्कृत कर सकता था। तीसरी श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटी की औसत कीमत 30,000 सोने के सिक्के थी, जबकि तीसरी श्रेणी की औषधीय गोली की औसत कीमत 5 मिलियन सोने के सिक्कों जितनी थी।
एक कीमियागर के लिए सोने के सिक्के मिट्टी के समान थे। वे बेकार थे। कोई आश्चर्य नहीं कि मेंग डाई उसे पिछली बार इलाज के लिए टियर 3 कीमियागर के पास ले गई थी। वह कीमियागर एक विशाल शहर के बीच में एक विशाल जागीर खरीद सकता था। क्या आप गोलियां स्वीकार करते हैं? कौन सी गोलियां सबसे अच्छी बिकती हैं? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। दुकानदार ने कहा, हम कुछ बिखरी हुई चीजें इकट्ठा करते हैं। हालांकि अगर आप बड़े पैमाने पर सामान ले जाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप नीलामी घर खोजें। जहां तक सबसे अधिक बिकने वाली गोली की बात है तो वह दूसरी श्रेणी की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली है। इनमें से एक गोली 5 लाख स्वर्ण सिक्कों में बिक सकती है और सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली गोली 10 लाख से अधिक में बिक सकती है। यह फाउंडेशन स्थापना की गोली थी। अर्जुन ने तुरंत फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बिल का नुस्खा लिखा और दुकानदार को थमा दिया। उसने पैसे बचाने के लिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खरीदना अस्थायी रूप से बंद कर दिया। अर्जुन को पता था कि इस प्रकार की फाउंडेशन स्थापना गोली काफी आम थी, इसलिए उसे तियांजी हॉल जाने की जरूरत नहीं थी। टियर 2 आध्यात्मिक जड़ी बूटी की औसत कीमत केवल 3000 स्वर्ण सिक्के थी। फाउंडेशन स्थापना गोलियों की कुल संख्या 30 थी और प्रत्येक सेट की कीमत लगभग 1 लाख स्वर्ण सिक्के थी। अर्जुन ने अपने सारे पैसे फाउंडेशन स्थापना गोली के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए खरीदे। उसने कुल 7 सेट खरीदे और तुरंत हाओरन संप्रदाय के सूर्य शिखर पर लौट आया। अर्जुन की अपनी गोली भट्ठी पहले ही टूट चुकी थी, लेकिन वह अभी भी दूसरे दर्जे की फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोली को परिष्कृत करके मुश्किल से जीवित रह पा रहा था। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वह इतना उत्साहित हो गया कि उसने पैसे कमाना शुरू कर दिया। कीमियागर दुनिया के सबसे अमीर व्यवसायों में से एक होना चाहिए। इस तरह के शिल्प कौशल की कारीगरी मूल्यवान है। हाओरन संप्रदाय बहुत मजबूत है ना? इसने दुनिया के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों को लगभग भर्ती कर लिया था, लेकिन हाओरन संप्रदाय के लगभग 10,000 शिष्यों में से कितने लोगों में वास्तव में गोली शोधन की प्रतिभा थी? हालांकि कीमियागर पैसे कमाते थे, लेकिन ऐसे व्यवसायों की संख्या बहुत कम थी। हाओरन संप्रदाय का तो जिक्र ही न करें, यदि वह बाहर होता तो शायद 10,000 मार्शल कलाकारों में से एक भी कीमियागर न होता, लेकिन इतने कम कीमती कीमियागरों के साथ क्या यह स्वाभाविक नहीं होगा कि वे पैसा न कमाएं यदि वे मार्शल आर्ट की पूरी दुनिया को उनकी जरूरत की गोलियां उपलब्ध कराना चाहते हैं? अर्जुन ने सभी जड़ी बूटियों को 7 भागों में विभाजित किया और उन्हें एक एक करके परिष्कृत किया। गोली का ग्रेड जितना कम होगा उतना ही कम समय लगेगा और सफलता की दर उतनी ही अधिक होगी। बहुत जल्दी अर्जुन की गोली तोड़ने वाली भट्टी की गुणवत्ता के साथ उसे एक फाउंडेशन स्थापना गोली को परिष्कृत करने में केवल 2 घंटे लगे। द्वितीय श्रेणी शीर्ष श्रेणी। अर्जुन ने अपने द्वारा परिष्कृत की गई गोलियों की गुणवत्ता को देखा और बहुत संतुष्ट था। गोलियों की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, औषधीय गुण उतने ही उत्तम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मार्शल कलाकारों को उतना ही कम नुकसान पहुंचाएंगी। यह तीसरा जहर था, लेकिन उच्च श्रेणी की गोलियों की विषाक्तता नगण्य थी। दोबारा अर्जुन पैसा कमाने से पीछे हट रहा था, लेकिन वह पूरे दिन और रात के लिए बाहर नहीं गया और गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सन पैलेस में छिप गया। अगले दिन की सुबह अर्जुन को बहुत कम थकान महसूस हुई जब उसने कुल 7 शीर्ष श्रेणी की फाउंडेशन स्थापना गोलियां देखी। अर्जुन, कोई मुझे ढूंढ रहा है। जैसे ही अर्जुन जाने वाला था, जू कायू अचानक प्रकट हुआ और चला गया। मुझे खोज रहे हो? अर्जुन ने सोचा, उसे कौन खोजेगा? और हमने सन पीक को खोज लिया। वह हैरान भाव से सूर्य महल से बाहर निकला, तभी उसने देखा कि दरवाजे पर सुबह की रोशनी में एक सुंदर महिला खड़ी थी। सुबह सुबह सूरज की रोशनी उसके शरीर पर पड़ रही थी, जिससे अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे ठंडे तालाब के पानी में कमल तैर रहा हो। इसके अलावा
कमल अभी अभी खिला था और ओस की बूंदों से सना हुआ था। अर्जुन को इस महिला से ताजगी महसूस हुई और उसने उत्सुकता से पूछा, वरिष्ठ बहन जू क्यूई, क्या आप मुझे ढूंढ रही हैं? म्यू जुएकी ने अपने हाथ पीछे रखे और मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा, तुम मेरा स्वागत क्यों नहीं करते? ओह, नहीं, नहीं। आप मुझे खोजने के लिए सन पैलेस में आने वाले पहले व्यक्ति हैं। यह थोड़ा दुर्लभ है। क्या आपको मेरी कोई जरूरत है? अर्जुन ने जल्दी से अभिवादन किया। म्यू जुएकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज सुबह टीम के साथ जा रहा हूं। हाँ, अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहे। तुम मुझे यह बात तब क्यों बता रही हो जब तुम यात्रा पर हो? म्यू जुएकी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया जब उसने देखा कि अर्जुन का प्रदर्शन न तो ठंडा था और न ही उदासीन। मैं बस आपको सावधान रहने की याद दिला रही हूं। शायद काले कपड़े वाला आदमी उस रात हार न माने। आपको अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, उसने कहा। इसके अलावा मैं तुम्हें यह भी दूंगा। म्यू जुएकी ने अर्जुन की ओर एक चीनी मिट्टी की बोतल फेंकी और कहा, मुझे जल्दी है, इसलिए मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। पहले चलो। जैसा कि उम्मीद थी, मैं गलत नहीं हूं। इस महिला के दिमाग में कुछ गड़बड़ है। अर्जुन ने असहायता से अपना सिर हिलाया। जब म्यू जुएकी पहली बार आई थी, तो उसका चेहरा वसंत से भरा था, लेकिन जब वह चली गई, तो उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। महिला, आप वास्तव में इसका पता नहीं लगा सकते हैं। चीनी मिट्टी की बोतल का कॉर्क खोला तो उसमें से हल्की खुशबू फैली। अंदर 3 सुगंधित गोलियां पड़ी थीं। अध्याय 224 धन का उन्मत्त संचय। अर्जुन ने ज्यादा नहीं सोचा और बोतल को अपने भंडारण रिंग में रख दिया और संप्रदाय से बाहर भाग गया। इस समय गश्ती दल पहले से ही तैयार था और वे हाओरन संप्रदाय के मुख्य द्वार के बाहर विदा हो रहे थे। हजारों शिष्य उन्हें विदा करने के लिए पहले ही बाहर जा चुके थे। हर कोई इस अवसर पर प्रकृति के फूल की सुंदरता को देखना चाहेगा। सबके ध्यान में आते ही म्यू जुएकी आत्मविश्वास से भरी और गौरवशाली वरिष्ठ बहन जुएकी के पास लौट आई थी। हालांकि उसकी नजर शिष्यों के बीच घूम रही थी, मानो वह कुछ ढूंढ रही हो। जब उसने अंततः अर्जुन को देखा, तो वह पहले तो बहुत खुश हुई, फिर उसे एहसास हुआ कि अर्जुन बस जल्दबाजी में गुजर रहा था और हाओतियान शहर की ओर भाग रहा था। जू क्यूई, अब जाने का समय हो गया है, एक संरक्षक ने आग्रह किया। लू जुएकी ने जवाब दिया। अर्जुन की पीठ को देखते हुए वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर वह मुड़ी और बड़े समूह का अनुसरण करने लगी। उड़ते हुए राक्षसी जानवरों ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे बादलों में प्रवेश कर गए। अय्या! वरिष्ठ बहन जू क्यूई मुझे विदा करने आई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने मुझे उन्हें विदा करने की याद दिलाई हो? अर्जुन दौड़कर आई और उसके माथे पर थपथपाया। अर्जुन, जो स्थिति से वाकिफ था, नेचर सेक्ट की दिशा की ओर देखा और पाया कि बड़ा समूह पहले ही जा चुका था। उसने अपना सिर हिलाया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हाओतियान शहर में नीलामी घर विविध थे और विभिन्न कुलीन परिवारों और कुलों के थे। कुछ उच्चस्तरीय नीलामी घर थे जो दुनिया में दुर्लभ खजानों की नीलामी करने में माहिर थे। ऐसे नीलामी घर में प्रवेश करने के लिए किसी को सदस्यता लेनी होती थी। आम लोग प्रवेश नहीं कर सकते थे। कुछ उच्चस्तरीय और मध्यम स्तरीय नीलामी घर भी थे जो अधिक वस्तुएं बेचते थे, लेकिन वे ऐसी वस्तुएं नहीं थीं जिन्हें आम लोग खरीद सकें। बेशक कुछ भूमिगत नीलामी घर भी थे। ये नीलामी घर दिखने में नहीं थे। अंदर नीलाम की जाने वाली ज्यादातर चीजें लोगों को मारकर और सामान चुराकर चुराई गई थी, या वे निषिद्ध वस्तुएं बेच रहे थे जो हाओतियन साम्राज्य के कानूनों का उल्लंघन करती थी। उदाहरण के लिए दास, कुछ भंडारण रिंग जो खुली नहीं थी, वगैरह। अधिकांश नीलामी घर एक साथ इकट्ठे होते थे और अक्सर एक ही सड़क पर 10 से अधिक नीलामी घर होते थे।
खजाना एकत्र करने वाला मंडप। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उसे अचानक एक परिचित नाम याद आ गया। क्या यह वाम्पोआ अभिजात वर्ग कबीले की संपत्ति नहीं है? अर्जुन ने वाम्पोआ रुयान और शियाओ युएर के बारे में सोचा और उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया। उसे वास्तव में ब्लैक शार्प डेमन फॉरेस्ट में उनके साथ रोमांच की याद आती थी। हाल के वर्षों में विदाई लेने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या लिटिल युएर की बीमारी ठीक हो गई है। क्या मिस रुयान, जो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती है, अब ठीक है? अर्जुन ने धन मंडप में प्रवेश किया और खेप नीलामी के प्रभारी व्यक्ति को ढूंढ लिया। उस व्यक्ति ने अर्जुन को बताया कि नीलामी भेजने से लाभ सबसे अधिक था, लेकिन उसे सही समय का इंतजार करना होगा। विक्रेता को पैसे मिलने से पहले किसी को इसे खरीदना होगा। नीलामी घर में भी खरीद का कारोबार था। विक्रेता सीधे नीलामी घर को खजाना बेचता था। नीलामी घर अगली बार खजाने को कितने पैसे में बेच सकता है, इससे विक्रेता का कोई लेना देना नहीं था। मेरी गोलियां देखो, अर्जुन ने अपनी 7 फाउंडेशन स्थापना गोलियां निकाली। प्रभारी व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, ये सभी उच्च गुणवत्ता की हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, यदि आप इन गोलियों को नीलामी के लिए भेजते हैं, तो आप शायद प्रति गोली 1 मिलियन स्वर्ण सिक्के कमा सकते हैं। यदि आप उन्हें सीधे हमारे नीलामी घर में बेचते हैं, तो मैं 9 लाख स्वर्ण सिक्कों की बोली लगा पाऊंगा। इसे सीधे बेच दो। अर्जुन ने तुरंत अपना फैसला ले लिया। उसने 1 लाख सोने के सिक्कों का मूल्य अंतर सहन किया, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके तुरंत बाद प्रभारी व्यक्ति ने 6.3 मिलियन सोने के सिक्के का मेमोरी कार्ड निकाला और अर्जुन को सौंप दिया। वह वास्तव में अमीर था। 7 लाख सोने के सिक्के, पलक झपकते ही 60 लाख 3 लाख हो गए। यह वाकई बहुत बड़ा मुनाफा था। अर्जुन को धर्मनिरपेक्ष दुनिया का पैसा पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी जब उसने एक ही बार में लाखों का मुनाफा कमाया तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या तुम्हें और गोलियों की जरूरत है? अर्जुन ने पूछा। प्रभारी व्यक्ति ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपके पास अभी भी कुछ बचा है? तुम्हें कितना चाहिए? अर्जुन ने पूछा। आपके पास कितने हैं? प्रभारी व्यक्ति और अधिक उज्ज्वलता से मुस्कुराया। समझ गया। अर्जुन मंद-मंद मुस्कुराया और हावरान संप्रदाय की ओर भागने के लिए मुड़ा। प्रत्येक फाउंडेशन स्थापना गोली की कीमत लगभग 1 लाख सोने के सिक्के थी और इसकी कीमत 9 लाख सोने के सिक्कों जितनी थी। एक फाउंडेशन स्थापना गोली से 8 लाख सोने के सिक्कों का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता था। अगले दिन अर्जुन 10 फाउंडेशन स्थापना गोलियां लेकर खजाना एकत्र करने वाले मंडप में आया। गैदरिंग मनी पैवेलियन द्वारा 10 फाउंडेशन स्थापना गोलियां 9 मिलियन स्वर्ण सिक्कों में खरीदी गईं। इस समय अर्जुन के मेमोरी कार्ड में पहले से ही 14 मिलियन सोने के सिक्कों का खगोलीय आंकड़ा था। अर्जुन की सांसें तेज होने लगीं। उसे यकीन ही नहीं हुआ। पैसा, पैसा, इतना सारा पैसा। यह सब उसकी स्टोरेज रिंग में था। लेकिन इस बार नीलामी घर के प्रभारी व्यक्ति ने न केवल अर्जुन को सोने के सिक्के दिए, बल्कि एक कार्ड भी दिया जिस पर द ट्रेजर गैदरिंग पैवेलियन, वाम्पोआ शब्द छपे थे। प्रभारी व्यक्ति ने अर्जुन को बताया कि भविष्य में जब भी अर्जुन खजाना एकत्रीकरण मंडप में व्यापार करेगा, तो यह कार्ड उसी के अनुरूप अंकों की मात्रा में वृद्धि करेगा। कभी-कभी कुछ बड़े नीलामी घरों को कुछ बहुत ही दुर्लभ खजाने मिल जाते हैं। ये गर्म खजाने निश्चित रूप से जनता के लिए सार्वजनिक नहीं किए जाते। फिर वे उन्हें किसे बेचेंगे? इसे उन सम्मानित क्रेताओं और विक्रेताओं को बेचा गया जिनके पास नीलामी घर के कार्ड थे और उन्हें एक ही चैनल के माध्यम से ले जाया गया। इस कार्ड के साथ आप हमारे कॉन्ग्लोमेरेट पैवेलियन के एक विशिष्ट अतिथि हैं। प्रभारी व्यक्ति ने अभी भी एक पेशेवर मुस्कान बनाए रखी और कहा, भविष्य में चाहे आप यहाँ खेप या बोली के लिए आए हों, आपको उच्च स्तर का व्यवहार और सीमित अधिकार प्राप्त होंगे। वैसे
यह एक व्यक्तिगत सुझाव है। प्रभारी व्यक्ति अर्जुन के पास खड़ा था और फुसफुसाया, हम केवल ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट गोलियां बेचते हैं। यह थोड़ी छोटी है। अगर आपके पास बेहतर गोलियां हैं तो हम इस बारे में बात कर सकते हैं। अर्जुन ने दांत पीसते हुए बेरहमी से कहा, सार परिवर्तन की गोली कितने की है? प्रभारी व्यक्ति तुरंत चुप हो गया। सार परिवर्तन की गोली कोई मजाक नहीं थी। बाद में प्रभारी व्यक्ति की मुस्कान गायब हो गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मूल परिवर्तन की गोली ऐसी चीज नहीं है जिसे साधारण कीमियागर विकसित कर सके। इस बाजार में केवल कुछ संप्रदायों और कुलीन परिवारों ने मूल परिवर्तन की गोली में महारत हासिल की है। यदि यह आपके पास है और आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं, तो हम इसे 20 मिलियन युआन में खरीद लेंगे। हिस, अर्जुन ने ठंडी हवा में सांस ली। वह जानता था कि सार परिवर्तन की गोली बहुत महंगी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसा कर पाएगी। महंगी? तो क्या आपके पास मूल परिवर्तन गोली के लिए कोई सामग्री है? अर्जुन को पता था कि सार परिवर्तन गोली के लिए आवश्यक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां दुर्लभ थीं और उन सभी को इकट्ठा करना आसान नहीं था। प्रभारी व्यक्ति ने कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? एक युआन परिवर्तन गोली की कीमत समय समय पर बदलती रहती है और कीमत में भी उतार चढ़ाव होता रहता है। वर्तमान में इसकी कीमत लगभग 4 मिलियन सोने के सिक्के हैं। हम आपको सीधे सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं। आपको बस गोलियों को परिष्कृत करने में हमारी मदद करनी होगी और अपने 15 मिलियन युआन मैनुअल शुल्क का भुगतान करना होगा। कैसा रहेगा? ठीक है, अर्जुन ने तुरंत निर्णय लिया। प्रभारी व्यक्ति की आंखों में एक अदृश्य रोशनी चमक उठी। पारस्परिक संचार में अर्जुन का अनुभव अभी भी बहुत खराब था। वह उस जाल को नहीं देख पाया जो प्रभारी व्यक्ति ने उसके लिए बिछाया था। क्या आपने दूसरों को यह नहीं बताया कि आप एक ऐसे लड़के के रूप में जो अभी अभी 17 वर्ष का हुआ है, में एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल को परिष्कृत करने की क्षमता है? अध्याय 225 मैं अमीर हूं। मूल परिवर्तन गोली कोई साधारण चीज नहीं थी, न ही यह कोई सहायक गोली थी। इसके बजाय यह एक अनमोल खजाना था जो सीधे एक मार्शल कलाकार को जियांटियन को युआन क्यूई में बदलने की अनुमति दे सकता था। मूल परिवर्तन की गोलियों को परिष्कृत करने की क्षमता रखने वाले कीमियागर मूल रूप से संप्रदाय में प्रवेश कर चुके थे। उन्हें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संप्रदाय को अपने शक्तिशाली समर्थक के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता थी। इसलिए बाजार में देखी जा सकने वाली अधिकांश मूल परिवर्तन गोलियां संप्रदाय के बाहर से आती थीं और उनकी मात्रा अत्यंत दुर्लभ थी। यह चीज अमूल्य है, आपके पास पैसा हो तो भी आप इसे नहीं खरीद सकते। कृपया मेरे साथ आइए, प्रभारी व्यक्ति ने अर्जुन को अंदर ले जाकर कहा, हम सामग्री और गोली भट्टियां निःशुल्क उपलब्ध करा सकते हैं। आपको बस गोलियों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करके हमें सौंपना है। जैसे ही वह बोल रहा था, अर्जुन प्रभारी व्यक्ति का पीछा करते हुए नीलामी घर के पिछवाड़े में चला गया और एक भूमिगत गुप्त कमरे में प्रवेश करने से पहले कुछ चक्कर लगाए। इस भूमिगत गुप्त कमरे में बहुत बड़ी जगह थी। यह एक जागीर की तरह विशाल था। अंदर कई डिब्बे थे। प्रत्येक डिब्बे को मोटे धातु के दरवाजों से विभाजित किया गया था। कमरे के सबसे गहरे हिस्से में कई कक्ष थे और प्रभारी व्यक्ति ने अर्जुन को उनमें से एक में ले आया। यह गुप्त कमरा छोटा नहीं था, यह चौकोर था और बीच में एक सांसारिक ग्रेड मूल ग्रेड गोली भट्टी थी जो अमूल्य थी। उसके बाद प्रभारी व्यक्ति ने 6 महिला वेट्रेस को बुलाया और अर्जुन के लिए 30 ट्रे लाईं। प्रत्येक ट्रे में सार परिवर्तन की गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भरी हुई थीं। प्रभारी व्यक्ति ने कहा, सार परिवर्तन गोली को परिष्कृत करने में विफलता की संभावना बहुत अधिक है। मुझे यह पता है। यहां आपके लिए 10 गोलियां हैं। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपको केवल 3 गोलियों की खेती करनी होगी।
तो फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर प्रभारी व्यक्ति अपने अन्य अधीनस्थों के साथ वहां से चला गया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और सार परिवर्तन गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ का वातावरण झाउआ पीक के गोली शोधन कक्ष से तुलनीय नहीं था, लेकिन कम से कम गोली भट्टी की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी और यह झाउआ पीक से ज्यादा खराब नहीं थी। इससे अर्जुन बहुत संतुष्ट था। यहाँ सार परिवर्तन गोली को परिष्कृत करने के बाद वह हर 4 घंटे में एक गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। अर्जुन ने खुद को कम चौंकाने वाला दिखाने के लिए जानबूझकर पूरे 5 दिन की देरी की और उसने 5 सार परिवर्तन गोलियां सौंप दी। दरअसल सार परिवर्तन की गोली को परिष्कृत करने में अर्जुन की सफलता दर पहले ही 90% से अधिक हो चुकी थी। यह 10 गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त से अधिक था, लेकिन यह अभी भी वही सिद्धांत था। जहां तक शेष 5 मूल परिवर्तन गोलियों का सवाल है, उन्हें अर्जुन ने सीधे नष्ट कर दिया। वह उसे ले जा सकता था, लेकिन क्या वह चोरी नहीं होगी? नान ऐसा कुछ नहीं करेगा। यह ब्लेजिंग फायर पाइथन के सांप के अंडे चुराने से बहुत अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका कॉन्ग्लोमेरेट पेवेलियन के साथ समझौता था, इसलिए उन्हें अनुबंध की भावना रखनी पड़ी, लेकिन ब्लेजिंग फायर पाइथन के साथ नहीं। फिर भी प्रभारी व्यक्ति 50% सफलता दर से अभी भी हैरान था। उसने बार बार प्रशंसा की। वास्तव में वह प्रकृति के स्वभाव संप्रदाय का शिष्य है। वह कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। यहां 80 मिलियन सोने के सिक्के हैं। कृपया इसे रख लें। प्रभारी व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक अर्जुन को एक स्टोरेज कार्ड दिया और कहा, यदि आपको भविष्य में इसकी आवश्यकता हो तो कृपया हमारे द ट्रेजर गैदरिंग पेवेलियन को प्राथमिकता दें। आपकी उपस्थिति हमारे लिए एक बड़ा सम्मान होगी। हमने जो 15 मिलियन गोलियां तय की थीं, उनमें से प्रत्येक के लिए आपको मुझे 75 मिलियन देने चाहिए। अर्जुन हैरान था। बाकी 5 मिलियन सोने के सिक्के आपकी कड़ी मेहनत के लिए हैं। आपका 5 दिन बर्बाद करने के लिए मुझे बहुत खेद है, प्रभारी व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक कहा। किसी कीमियागर, विशेषकर ऐसे युवा और डरावने कीमियागर, का अनुग्रह प्राप्त करना करोड़ों स्वर्ण सिक्कों से भी कहीं अधिक मूल्यवान था। ठीक है, अर्जुन ने मेमोरी कार्ड लिया और अच्छे मूड में था। वाम्पोआ एरिस्टोक्रेट कबीले ने इतने बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त की। यह वास्तव में भाग्य के कारण नहीं था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते थे और चीजों को कैसे संभालते थे। वास्तव में वे व्यवसाय में कुशल थे। खजाना एकत्रण मंडप से निकलने के बाद अर्जुन को अचानक महसूस हुआ कि आकाश बहुत नीला था और सूरज बहुत गोल था। अमीर, मैं सचमुच अमीर हूं। 80 मिलियन सोना। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पिल्स को बेचकर पहले प्राप्त किए गए 14 मिलियन के अलावा अर्जुन के पास अब 94 मिलियन सोने के सिक्कों का आश्चर्यजनक मूल्य था। छोटी गौरिया, चलो, खरीदो, खरीदो, खरीदो। जो तुम्हें पसंद हो खरीदो। मैं तुम्हारे लिए रत्न खरीदूंगा, बहुत सारे रत्न। छोटी चिड़िया अर्जुन के कंधे पर खड़ी हो गई और उत्साह से उछलने लगी। छोटी चिड़िया ने अपना सिर ऊंचा उठाया और आखिरकार एक अमीर पक्षी बन गई। कैसे? मैं इसे खर्च भी नहीं कर सकता। 90 मिलियन सोने के सिक्के। अर्जुन ने छोटे से पक्षी को सिर से पैर तक सशस्त्र बनाया था और उसे चारों ओर से चमचमाते रत्नों से लटकाया था। तभी इसकी कीमत 1 लाख से ज्यादा सोने के सिक्कों से ज्यादा थी। अरे, अगर मैं भविष्य में ड्रंकन ड्रीम पेवेलियन में जाऊं, तो मैं हर बार खाने पीने से बचने के लिए भी पैसे खर्च कर सकता हूं। अर्जुन ने मूल रूप से कुछ सार परिवर्तन गोलियां प्राप्त करने और उन्हें जियांग कबीले में भेजने की योजना बनाई थी ताकि वे कुछ पैसे कमा सकें, लेकिन कुछ विचार विमर्श के बाद उन्होंने इस योजना को छोड़ दिया। अगर कोई कबीला बड़ा होना चाहता था, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कबीले की पृष्ठभूमि।
जियांग कबीले के वर्तमान पैमाने और प्रभाव के साथ यह करोड़ों डॉलर के व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह ऐसा है जैसे आप मूल रूप से स्टीम्ड बन विक्रेता थे, लेकिन एक दिन आपके सभी स्टीम्ड बन एसेंस ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स में बदल गए। यह निश्चित रूप से आपके लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके पास अपने व्यवसाय की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली बल नहीं है। मुझे डर है कि केवल दुर्भाग्य ही आपका इंतजार कर रहा है। पहले जियांग कबीले को धीरे धीरे कुछ समय के लिए विकसित होने दें। अधिक भरोसेमंद लोगों को विकसित करना और उनकी खुद की शक्ति को और अधिक विकसित करना ही एकमात्र तरीका है। अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा। जियांग कबीले के लिए बेहतर होगा कि वे फिलहाल गोलियों जैसी चीज को हाथ न लगाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे जियांग कबीले को सिर्फ कुछ आर्थिक मदद ही देते हैं। यह सोचकर अर्जुन ने सीधे 50 मिलियन सोने के सिक्के वितरित किए। हाओरन संप्रदाय में लौटने के बाद उन्होंने 50 मिलियन सोने के सिक्कों वाले स्टोरेज कार्ड को साउंड ट्रांसमिशन हॉल को सौंप दिया और इसे वोलोंग प्रांत के ब्लूस्टोन सिटी और ब्लूस्टोन टाउन में जियांग कबीले को भेज दिया। आम लोगों को लंबी दूरी से संपत्ति और आपूर्ति ले जाने के लिए भाड़े के सैनिकों या पेशेवर एस्कॉर्ट एजेंसियों के समूहों से गुजरना पड़ता था। हालांकि संप्रदाय का प्रभाव बहुत बड़ा था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अनावश्यक था। साउंड ट्रांसमिशन हॉल एक ऐसा ही संगठन था। इसका महत्व एस्कॉर्ट एजेंसी के समान था और यह आपूर्ति को एस्कॉर्ट करने के लिए जिम्मेदार था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरे माता पिता और दादा इतनी बड़ी रकम पाकर खुश होंगे। अर्जुन अच्छे मूड में था। बाहर निकलने के बाद वह आखिरकार कबीले की मदद कर सकता था। यह एक छोटे से कबीले के लाभ में से एक था, जिसमें एक संप्रदाय के अनुयायी को बाहर निकलने में सक्षम होना था। यह सब करने के बाद अर्जुन ने भी एक अमीर व्यक्ति के जीवन का अनुभव किया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट पिल भट्टी खरीदने के लिए पूरे 10 मिलियन सोने के सिक्के खर्च किए। उसने स्पिरिट पिल भट्टी को जो वह इस्तेमाल कर रहा था, उसे सन पैलेस के कोने में फेंक दिया। एक उच्च श्रेणी की स्पिरिट ग्रेड गोली भट्टी चौथी श्रेणी की गोली की शोधन शक्ति का सामना कर सकती थी। अर्जुन के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। सब कुछ तैयार था। अर्जुन ने और समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत प्राथमिक दानव दमन गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। यह दानव दमन की गोली एक टियर 3 औषधीय गोली थी और यह अभी भी अर्जुन के नियंत्रण में थी। उसे एक कालीसी दानवदमनकारी गोली प्राप्त करने में केवल एक रात लगी। होश, अर्जुन ने एक लंबी सांस ली और दूर तक नजर घुमाई। छोटी चिड़िया पेड़ की शाखाओं पर पारभासी रत्नों के हार की लड़ियां सावधानी से लटका रही थी। वह आगे पीछे भी कूद रही थी। चाहे वह उनकी कितनी भी सराहना करे, वह उनकी पर्याप्त सराहना नहीं कर सकती थी। धनवान प्रशंसक, अर्जुन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। शायद उसे लिटिल स्पैरो के लिए भी एक इंटरमीडिएट स्टोरेज रिंग लेनी चाहिए, खास तौर पर रत्नों के लिए। मध्यवर्ती भंडारण अंगूठियां सस्ती नहीं थीं, उनकी कीमत लगभग 3 मिलियन स्वर्ण सिक्कों के बराबर थी। अध्याय 226 गुफा के भीतर। अर्जुन ने एक रात आराम किया। अगले दिन वह बहुत उत्साहित होकर तैयार था और अवतार मुहर के दूसरे स्तर की साधना करने लगा। उसने सबसे पहले अपने हृदय में क्लोन सील के मंत्र का जाप किया और फिर उसने गंभीरतापूर्वक दानव दमन की गोली निगल ली। दानव दमन की गोली के औषधीय प्रभाव अजीब थे। अर्जुन द्वारा परिष्कृत किए जाने के बाद इसने तुरंत एक असाधारण प्रभाव दिखाया। इससे अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह तैर रहा हो। हालांकि वह जानता था कि यह सिर्फ एक संवेदी भ्रम था। असल में वह अभी भी बिना हिले डुले जमीन पर बैठा था। इसके तुरंत बाद ऐसा लगा जैसे उसकी चेतना उसके भौतिक शरीर से बाहर निकल गई हो। वह जितना ऊपर उड़ता, उतना ही दूर उड़ता। धीरे धीरे नश्वर दुनिया में कोलाहल गायब हो गया।
उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बादलों में तैर रहा है और नीचे की ओर लुढ़कती दुनिया को कृपालु भाव से देख रहा है। इस समय दुनिया की हर चीज अर्जुन से कोई लेना देना नहीं रखती थी। वह दुनिया में एक दर्शक की तरह था, शांत मन से सब कुछ देख रहा था। किसी के पास कोई गुप्त उद्देश्य या चाल नहीं थी। अर्जुन के दिल में उन लोगों के बीच की साजिश इतिहास की लंबी नदी में धूल के एक टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं थी जिसे दर्ज किया जाना पर्याप्त नहीं था। उसने महसूस किया कि उसका मन अभूतपूर्व रूप से शांत था और उसका मन इतना खुला था कि वह सभी समुद्रों, पहाड़ों और नदियों को अपने अंदर समा सकता था। उत्कृष्टता की भावना ने अर्जुन को सभी विचलित करने वाले विचारों को त्यागने पर मजबूर कर दिया और उसके हृदय में केवल मार्शल आर्ट के लिए प्रेम था जो प्राचीन काल से अपरिवर्तित रहा। दाओ हार्ट एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। अगर दाओ हार्ट अस्थिर होता तो मार्शल आर्ट का रास्ता लंबा और अस्पष्ट होता और व्यक्ति की इच्छा शक्ति को खत्म करना आसान होता। कम से कम व्यक्ति मार्शल आर्ट की अड़चन में फंस जाता और सबसे अधिक वह शैतान और जेड से मंत्रमुग्ध हो जाता। मानव स्वभाव पहले से ही जटिल है। चाहे कितनी भी दिलचस्प चीजें क्यों न हों, अगर उन्हें दिन रात उनका अनुभव करना पड़े तो वे पूरी तरह से नीरस महसूस करेंगे। मार्शल आर्ट का मार्ग अंतहीन था जो कई दशकों से लेकर सैकड़ों या हजारों वर्षों तक फैला हुआ था। एक मार्शल कलाकार हमेशा बिना पश्चाताप के मार्शल आर्ट के प्रति प्रज्वलित हृदय कैसे रख सकता है? केवल दाओ हार्ट भी था। अर्जुन ने अवचेतन रूप से अवतार मुहर के दूसरे स्तर की खेती शुरू कर दी। अस्पष्ट वाक्यांश और व्यक्ति के हृदय के तीन उपयोगों की जटिल स्थिति स्पष्ट हो गई। अर्जुन को लगा कि वह अकेला नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। जब अर्जुन के दिल में अचानक 9 स्वर्गों की यात्रा करने की भावना उमड़ी तो वह तुरंत अपने मूल शरीर में वापस उड़ गई। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं, उसकी निगाहें झील की तरह शांत थीं। उसके हाथों ने जल्दी से मंत्रों का निर्माण किया और उसके निशान लगातार उसके हाथों से टकराते रहे। अंत में उसका अवतार छप गया। एक फुफकार के साथ दोनों अवतार अर्जुन के शरीर से बाएं और दाएं चले गए। अर्जुन का चेहरा अब भी पहले की तरह शांत था और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले कुछ घंटों में अर्जुन ने इन क्रियाओं को दोहराना जारी रखा, लगातार अवतार छाप के दूसरे स्तर के साथ खुद को परिचित और विकसित किया। सबसे कठिन हिस्सा संप्रदाय में शामिल होना था। एक बार जब उसे यह एहसास याद आ गया तो भले ही दवा का असर खत्म हो जाए, वह 2 अवतारों को अलग करने में सक्षम हो जाएगा। जैसे जैसे रात करीब आई, उसके शरीर में दानव दमन की गोली का प्रभाव अंततः समाप्त हो गया और अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और अवतार छाप का अनगिनत बार अभ्यास किया। इस बार दानव दमन गोली के समर्थन के बिना वह फिर से सफल हो गया। दोनों अवतार मुख्य शरीर के दोनों ओर से क्षैतिज रूप से आगे बढ़ रहे थे। दोनों अवतारों के चेहरे की विशेषताएं विस्मय में थीं, लेकिन उनका अस्तित्व अतुलनीय रूप से स्पष्ट था। अर्जुन की आंखों में एक चमक सी चमकी जब वह हवा में उछला। उसके विशाल युआन क्यों पंख फैल गए और वह तुरंत उड़ गया। छोटी गौरिया, यह यात्रा खतरनाक है। यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। जब वह बोल रहा था, अर्जुन की आकृति बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। उस अजीब गुफा में प्रवेश करने के लिए उस छोटे पक्षी को साथ न लाना ही बेहतर था, ताकि खतरनाक जगह में प्रवेश करने के बाद उसे सूर्य की रोशनी से बचाने का समय न मिले। बहुत जल्दी अर्जुन फिर से उस अजीब पहाड़ के नीचे उतरा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी खोपड़ी को दूसरी बार अंदर घुसने के लिए मजबूर किया। यह अभी भी वही अंधेरा था जिसे वह अपनी उंगलियों से नहीं देख सकता था। उसने सबसे पहले अपने सामने के क्षेत्र को रोशन करने के लिए प्रकाश और सूर्यास्त का उपयोग किया। कुछ ही देर बाद, जब प्रकाश का प्रभाव खत्म होने वाला था, अर्जुन, जिसे पहले से ही इसका अनुभव था, तुरंत बेतहाशा भागा। उसे जितनी जल्दी हो सके गुफा के सबसे गहरे हिस्से में भागना था।
अंधकार ने तुरंत उसे घेर लिया, जिससे उसके शरीर में विद्यमान बिजली की रेखाएं अभूतपूर्व रूप से बेचैन हो गईं। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पहला अवतार अलग कर दिया और उसे सूर्य पर हावी होने दिया। तेज रोशनी के आवरण के साथ अर्जुन और उसका हमशक्ल एक दूसरे के बगल में दौड़ते हुए आगे बढ़ते रहे। हालांकि गुफा के अंदर का रास्ता ऊबड़-खाबड़ था और फ्लैश शैडो स्टेप्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए वे केवल दौड़ सकते थे। धीरे धीरे अंधेरा और भी अधिक अनियंत्रित हो गया और तपता हुआ सूरज भी अब और नहीं टिक सका। अर्जुन ने अपना पहला अवतार छीन लिया और एक ही समय में 2 भागों में विभाजित हो गया। दोनों अवतार एक साथ सूर्य की गर्मी बुझा रहे थे। हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते, अर्जुन ने अपनी गति और बढ़ा दी और उसका शरीर पहले से ही एक प्रतिबिंब में बदल चुका था। अचानक अर्जुन एक अजीब जगह पर पहुंच गया। इस जगह ने अर्जुन को अचानक ज्ञान की अनुभूति दी। इस स्थान पर केवल अंतहीन अंधकार था, मानो पहाड़ की दीवारें और जमीन भी गायब हो गई हों। अर्जुन को पता था कि यह एक भ्रम था। वह अंधेरे की सबसे गहरी गहराइयों में प्रवेश कर चुका था और दोनों सूर्य अब उसकी रक्षा नहीं कर सकते थे। बहुत चौंकाने वाली बात है, हाउरन पर्वत श्रृंखला के भीतर वास्तव में एक विचित्र स्थान छिपा हुआ था। पूरी ताकत से आगे बढ़ो, अर्जुन निर्दयी था। उसने अपने दांत पीसते हुए क्वेंचिंग सन को छोड़ दिया। प्रकाश के 3 भयंकर स्तंभ हिंसक रूप से जमीन पर गिरे और अर्जुन और उसके 2 अवतारों को चारों ओर से घेर लिया। उसके पागल हो जाने की संभावना आश्चर्यजनक रूप से बहुत अधिक थी। अर्जुन ने अनुमान लगाया कि अगर वह 10 सेकंड से कम समय तक सूरज को शांत करता रहा तो उसका उल्टा असर होने लगेगा। इस समय न केवल अर्जुन का मुख्य शरीर था, बल्कि बाहर के 2 अवतार भी घने बिजली में लिपटे हुए थे। अच्छा नहीं है। सूर्य देव तकनीक का नकारात्मक प्रभाव हल्का है। अगर यह जारी रहा तो मुझे डर है कि मेरी लेई माई प्रतिभा खत्म हो जाएगी। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन तुरंत उस व्यक्ति को खोजने चल पड़ा जिसने अंधकार पैदा किया था। अंधकार के स्रोत के बारे में अपनी धारणा पर भरोसा करते हुए वह तेजी से मुख्य क्षेत्र की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में वह गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक खुली जगह पर पहुंच गया। क्रैक क्रैक। अर्जुन के साथ छिद्रों से अनियंत्रित रूप से पागल बिजली फूट पड़ी। यह है जब अर्जुन ने उस व्यक्ति को देखा जिसने अंधेरा पैदा किया था, तो उसने महसूस किया कि उसके रोम छिद्र खुल गए हैं और उसके बाल खड़े हो गए हैं। यह एक वेदी थी, अनगिनत हड्डियों से बनी एक वेदी। वेदी 3 मीटर ऊंची थी और इसकी संरचना बहुत ऊंची थी। प्रत्येक हड्डी में अकल्पनीय मात्रा में राक्षसी ऊर्जा थी। उन हड्डियों के मालिकों की मृत्यु हजारों साल पहले हो चुकी थी, लेकिन वे अभी भी एक घनी राक्षसी आभा उत्सर्जित कर रही थी। यह कल्पना करना कठिन था कि मरने से पहले उनकी पहचान कैसी थी। अर्जुन को वास्तव में आश्चर्य हड्डियां नहीं, बल्कि वेदी के ऊपर तैरता हुआ एक छोटा सा क्रिस्टल देखकर हुआ। शून्य पत्थर। हे भगवान, यह वास्तव में इस तरह की चीज है। अर्जुन की आंखें लगभग बाहर आ गईं। उसे सोचने का भी समय नहीं मिला। उसने अपने हाथ में काले रंग का क्रिस्टल पत्थर पकड़ा और सीधा ऊपर कूद गया। उसने उसे काटने के लिए एक भारी चाकू का इस्तेमाल किया और पहाड़ में एक सीधी और ऊपर की ओर जाने वाली सुरंग से बाहर निकल गया। अध्याय 227 काली बिजली। जब वह अंदर गया तो उसे गुफा की ऊबड़-खाबड़ गतिविधियों के अनुसार उसका सबसे गहरा हिस्सा ढूंढना था। हालांकि अगर वह बाहर जाता तो उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह सीधे पहाड़ से बाहर निकल सकता था, चाहे वह किसी भी दिशा से जाए। रात के अंतर्गत एक पहाड़ की चोटी अचानक सुरंग के साथ फट गई। हर जगह अनगिनत मलबा बाहर निकल आया। इसके तुरंत बाद एक आकृति सूरज की रोशनी की आड़ में उड़ी। फिर
उसने अपने विशाल युआन क्यू पंख फैलाए और लगातार आसमान में ऊपर की ओर बढ़ती गई। अर्जुन ने छोटे काले क्रिस्टल को पकड़ा और ऊपर की ओर उड़ गया। वह तब तक नहीं रुका जब तक कि वह बादलों को कई बार पार करके आकाश की सबसे ऊंची गहराई में नहीं पहुंच गया। जहां तक छोटे काले क्रिस्टल पत्थर की बात है, एक बार जब वह वेदी से बाहर निकल जाता तो वह फिर से अंधकार पैदा नहीं करता। इसके बजाय वह शांति से अर्जुन की हथेली में पड़ा रहता। अर्जुन ने जल्दी से अपना अवतार और सूर्य देव तकनीक पुनः प्राप्त कर ली और अपने हाथ में मौजूद वस्तुओं का आकार लेना शुरू कर दिया। यह एक क्रिस्टल था जो चावल के दाने के बराबर आकार का था। इसका पूरा शरीर काला था, कोई प्रकाश परावर्तित नहीं कर रहा था और क्रिस्टल की सतह पर बहते हुए प्रकाश की एक हल्की परत तैर रही थी। प्रकाश की वे धारियां काली और नीली थीं, रात के आकाश की तरह रहस्यमयी और सुंदर। यह वास्तव में एक शून्य पत्थर है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। लगभग किसी को भी नहीं पता था कि शून्य पत्थर किस लिए था और न ही यह कैसे आया। अपने पिछले जीवन में अर्जुन ने इस तरह की चीजों के बारे में सुना था। वह केवल इतना जानता था कि शून्य पत्थर एक ऐसा रत्न है जो किसी भी विशेषता के साथ संगत हो सकता है। इस तरह की चीज दुनिया की संरचना को मौलिक रूप से बदल सकती है। दुनिया 5 तत्वों से बनी है। तत्वों को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि पहाड़ और नदियां न गिरें, नदियां न सूखें और दुनिया बिखर न जाए। दूसरी ओर शून्य पत्थर तत्व संरचना को नष्ट कर सकते हैं, जिसके कारण तत्व अचानक अनियंत्रित हो सकता है। विशाल ऐतिहासिक साहित्य में शून्य पत्थर की व्याख्या दुर्लभ है, केवल कुछ स्ट्रोक ही उपलब्ध हैं। यह चीज मेरी लाइटनिंग मेरिडियन विशेषता को भी प्रभावित करती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसका उपयोग किया जा सकता है। अर्जुन ने लंबे समय तक ध्यान से विचार किया कि क्या उसे इस शून्य पत्थर की जांच करने के लिए अपनी लाइटनिंग वेन विशेषता का उपयोग करना चाहिए। हालांकि उसे नहीं पता था कि जांच का नतीजा क्या होगा। शायद वह धूल में मिल जाएगा। हालांकि अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक कभी हार नहीं मानता था। वह अपने जीवनकाल में इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए काफी भाग्यशाली था। अगर उसने इसका उपयोग करने की हिम्मत भी नहीं की, तो क्या उसे अपने जीवन के अंत में या जब वह मरने वाला था, तब बाकी के जीवन में इसका पछतावा होगा? तुम पहले ही एक बार मर चुके हो। क्या तुम फिर से मरने से डरते हो? अर्जुन ने अपने दांत पीस लिए और अपनी बिजली की शक्ति को शून्य पत्थर में डाल दिया। उस समय बिजली की असंख्य चमकें अचानक शून्य चट्टान में गायब हो गईं। बस ऐसे ही अर्जुन दंग रह गया। शून्य पत्थर अभी भी पहले की तरह शांत था, मानो कोई प्रतिक्रिया ही न हुई हो। लेकिन अगले ही पल शून्य पत्थर अचानक जीवित हो गया था। उसने गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति के स्रोत की खोज की, जो कि अर्जुन था, और अर्जुन की भौहों के बीच की जगह में छेद कर दिया। अर्जुन ने जल्दी से हाथ बढ़ाकर शून्य पत्थर को पकड़ लिया। नतीजतन शून्य पत्थर एक अजीब स्थिति में था और उसे पकड़ना उसके बस में नहीं था। यह एक अस्तित्वहीन शून्य की तरह था जो अर्जुन की हथेली को भेदता हुआ उसकी भौहों के बीच की जगह में घुस गया। तभी अर्जुन को अपने सिर में एक जोरदार धमाका महसूस हुआ और उसका पूरा शरीर बेहोश हो गया। कुछ समय बाद वह धीरे धीरे उठा और पलटा। हालांकि उसे अपने शरीर में बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। यह सिर्फ उसके दिमाग में एक अजीब सी अनुभूति थी और उसके युआन क्यूई पंख अभी भी अनजाने में धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे। फिर उन्होंने ध्यानपूर्वक इसे समझा और यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि वह वास्तव में अपने मन में झांक सकते थे। उसके मन में शून्य पत्थर मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी चेतना में मौजूद था। चेतना के उस भ्रामक स्थान के भीतर एक छोटा काला क्रिस्टल हवा में तैर रहा था। यह पत्थर कहाँ है? अर्जुन बेहद हैरान था। चेतना सिर्फ एक तरह की कहावत थी, यह मानवीय विचारों और अवचेतन का संयोजन था, लेकिन यह सिर्फ एक तरह की कहावत थी।
क्या ऐसा हो सकता है कि चेतना का स्थान जैसी कोई जगह वास्तव में किसी व्यक्ति के दिमाग में मौजूद हो? अर्जुन ने शून्य पत्थर के बारे में सोचने की कोशिश की, लेकिन शून्य पत्थर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बिजली के मेरिडियन गुण को प्रसारित करते हुए भौहें सिकोड़ी। नतीजतन शून्य पत्थर अचानक कांपने लगा। पेंग! बिजली के एक बोल्ट ने अर्जुन को घेर लिया। बिजली के ये बोल्ट अर्जुन द्वारा बिल्कुल भी नहीं बनाए गए थे। इसके बजाय वे शून्य पत्थर द्वारा बनाए गए थे। अर्जुन के लिए सबसे अविश्वसनीय बात यह थी कि उसके शरीर के चारों ओर की रेखाएं पूरी तरह से काली थीं। इससे पहले कि अर्जुन कुछ सोच पाता, उसे तेज सिर दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया और हवा में आगे पीछे होने की कोशिश करने लगा। कुछ घंटों के बाद सिर दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। यह देखकर कि आकाश अब चमकने वाला है, अर्जुन ने निर्दयतापूर्वक पुनः प्रयास किया। परिणामस्वरूप शून्य पत्थर ने इस बार भी अर्जुन की बिजली मेरिडियन विशेषता को उत्तेजित किया। हालांकि इससे कोई सिरदर्द नहीं हुआ। इसके बजाय इसने अर्जुन की चेतना को धुंधला कर दिया। तो यह इस तरह है, अर्जुन ने अपनी कनपटियों को रगड़ा और धीरे धीरे उसके ठीक होने का इंतजार करना जारी रखा। आंदोलनों ने मानव शक्ति, मार्शल कौशल, ताकत और युआन क्यूई का उपभोग किया। कुछ शक्तिशाली मार्शल कौशल ने कीमत के रूप में रक्तसार का उपभोग किया। हालांकि इस शून्य पत्थर ने चेतना को खा लिया। दूसरे शब्दों में, यह अर्जुन की चेतना को खा जाएगा। हर बार जब अर्जुन शून्य पत्थर का इस्तेमाल करता, तो यह अर्जुन की चेतना को निगल जाता। अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता, तो अर्जुन बेहोश हो जाता और कोमा में चला जाता। आसमान पहले से ही चमक रहा था और अर्जुन की धुंधली चेतना वापस आ गई। सौभाग्य से शून्य पत्थर द्वारा निगली गई चेतना को स्वचालित रूप से बहाल किया जा सकता था, इसलिए शून्य पत्थर द्वारा मूर्ख में खाए जाने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यह शून्य पत्थर स्पष्ट रूप से पहाड़ पर घावों को ठीक करने में सक्षम है। इसका मतलब है कि इसका भागने की तकनीकों पर पूर्ण प्रभाव है। नहीं, इस चीज को अब मेरे दिमाग से निकाला नहीं जा सकता। मैं इसे बिना किसी कीमत के बलिदान नहीं कर सकता। मुझे देखना होगा कि क्या यह मुझे बचने की तकनीक सीखने में मदद कर सकती है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और हवा में बिजली की छोटी मात्रा को ध्यान से महसूस करना शुरू कर दिया। दरअसल उसे नहीं पता था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने केवल भागने की तकनीक के नियमों का पालन किया। वह था अपने जन्मजात गुणों को समझना, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच संगत गुणों को समझना और फिर उसके साथ विलीन हो जाना। अर्जुन ने एक सामान्य दिशा में इशारा किया। फिर उसने अपनी चेतना का उपयोग शून्य पत्थर को छूने के लिए किया और साथ ही उसने क्यूई को बिजली में परिष्कृत किया। इस समय अर्जुन का शरीर अचानक काली बिजली की एक घनी परत में लिपटा हुआ था। एक तेज आवाज के साथ उसका पूरा शरीर काली बिजली की एक लकीर में बदल गया जो आकाश को चीरती हुई निकल गई। काली बिजली बहुत ही विचित्र थी और जब बिजली नहीं चमकती थी तो वह फट जाती थी। यह इतना शांत और खामोश था कि आकाश में इसकी झलक दिख रही थी। अर्जुन को पहले से ही महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें भी काली हो गई हैं। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर अब इंसान के आकार का नहीं रहा, न ही उसमें इंसान जैसी संरचना थी। इसके बजाय वह सचमुच काली बिजली की एक लकीर में बदल गया था। पलक झपकते ही वह रुक गया। काली बिजली में बदलने से लेकर चमकने तक, फिर रुकने तक उसे बस एक पल ही लगा। लेकिन यह जगह कहाँ है? अर्जुन ने अपने मंदिरों को रगड़ा, क्योंकि उसने इस बार शून्य पत्थर का उपयोग करने की कोशिश की। उसकी चेतना फिर से धुंधली होने लगी। जब तक वह ठीक नहीं हो गया, उसने इसे फिर से इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने विशाल सागर था, पूर्वी चीन सागर। हे भगवान,
जब अर्जुन ने समुद्र को स्पष्ट रूप से देखा तो वह कोसने से खुद को रोक नहीं सका। इससे पहले वह हावरान पर्वत श्रृंखला के पूर्वी किनारे पर स्थित था, जो पूर्वी चीन सागर से कम 100 मील दूर था। अर्जुन दंग रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, इस बार मैं लाइटनिंग एस्केप। वास्तव में 100 किलोमीटर की दूरी तुरंत पार कर गया। अध्याय 228। अर्जुन ने अपने दिल में उत्तेजना को शांत करने और सुखद आश्चर्य से उबरने की पूरी कोशिश की। इस कदम से अर्जुन को बहुत खुशी हुई होगी। यह बहुत शक्तिशाली था। पलक झपकते ही 100 मील। यह क्या अवधारणा थी? इसका मतलब था कि अगर भविष्य में कोई अर्जुन को मारना चाहेगा तो अर्जुन को बस काली बिजली में बदलकर भागना होगा। पलक झपकते ही अर्जुन के भाग जाने के बाद जो दुश्मन उसे मारना चाहते थे, उन्हें यह नहीं पता था कि किस दिशा में उसका पीछा करना है। बेशक यह पूरी तरह से बचने का तरीका नहीं था। अगर उन्हें असाधारण रूप से उच्च साधना क्षेत्रों वाले कुछ विशेषज्ञों का सामना करना पड़ा तो वे 100 मील दूर से भी अर्जुन के युआन क्यूई उतार चढ़ाव को महसूस करने में सक्षम होंगे। नहीं, इस शून्य पत्थर के निश्चित रूप से अन्य उपयोग हैं। अर्जुन शांत हो गया और ध्यान से सोचा। वह शून्य पत्थर जो उसे गलती से मिला था, उसे बहुत भाग्यशाली कहा जा सकता है। अगर वह उसका पूरा मूल्य नहीं निकाल पाता तो उसे शून्य पत्थर के नाम पर पछतावा होता। चूंकि शून्य पत्थर में 5 तत्वों के साथ विलय करने की विशेष क्षमता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इसका उपयोग न केवल भागने की तकनीक के रूप में किया जा सकता है, बल्कि एक ही समय में सब कुछ भेदने के लिए भी किया जा सकता है? अर्जुन ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए ध्यान से सोचा और हर चीज में विलीन हो गया। वास्तव में एक अलग दिशा में सोचना हर चीज में घुसने में सक्षम होने के बराबर था, है ना? यह सोचते हुए अर्जुन ने अपनी काली स्केल वाली कृपाण निकाली और उसे बिजली के मेरिडियन विशेषता वाले ब्लेड में डाल दिया। इस समय ब्लैक स्केल्ड सेबर का ग्रेड तेजी से बढ़ा और एक अर्थ ग्रेड एलिमेंट्री ग्रेड हथियार में बदल गया। यह काला स्केल बहुत कठोर है। अगर मेरा हाथ इसे भेद सकता है तो मेरा अनुमान सही है, अर्जुन ने खुद से कहा और अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। पृथ्वी स्तर के हथियार हजारों बार परिष्कृत करके बनाए गए थे, इसलिए उनकी ताकत पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता था। अर्जुन ने सोचा कि अगर वह काली बिजली को अपने दाहिने हाथ पर लपेट ले तो क्या उसकी चेतना कम हो जाएगी? यह इस तरह होना चाहिए। इस बारे में सोचते हुए अर्जुन ने इस साहसिक विचार को अमल में लाया। यह जानना जरूरी था कि इस तरह का व्यवहार बहुत खतरनाक भी था। यदि उसकी भुजा विशाल कृपाण को भेद देती और काली बिजली तुरंत अपना प्रभाव खो देती, तो उसकी दाहिनी भुजा विशाल कृपाण के साथ एक हो जाती और पूरी तरह से अपंग हो जाती। होश! अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, फिर क्यूई को बिजली में परिष्कृत करने के लिए बिजली के मेरिडियन विशेषता शक्ति का उपयोग किया और एक ही समय में शून्य पत्थर से जुड़ा। इस समय कड़कती बिजली ने अर्जुन के दाहिने हाथ के आधे हिस्से को ढक लिया और बिजली अचानक एक शुद्ध काले, अजीब बिजली में बदल गई। अर्जुन ने समय का ध्यान रखा, अपने दाहिने हाथ को एक ब्लेड में बदल दिया और तुरंत विशाल ब्लेड की ओर बढ़ गया। उस समय उसके दाहिने हाथ को ऐसा लगा जैसे उसने साफ पानी में छेद कर दिया हो। उसे केवल हल्का प्रतिरोध महसूस हुआ। काफी समय बाद उसका हाथ वास्तव में विशाल कृपाण को भेदता हुआ कृपाण के दूसरे सिरे से बाहर निकल आया। हे भगवान! अर्जुन की आंखें बड़ी हो गईं और उसने कोसते हुए कहा, लेकिन साथ ही वह महसूस कर सकता था कि उसकी चेतना तेजी से लुप्त हो रही है। यद्यपि इसमें लाइटनिंग इवेजन का उपयोग करने की तुलना में बहुत कम चेतना की खपत होती है, लेकिन ब्लैक लाइटनिंग के अस्तित्व को बनाए रखना भी संचित होगा। अर्जुन ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया और विशाल कृपाण को देखा। ब्लेड पहले की तरह ही चिकना था और उसमें किसी भी तरह के नुकसान का निशान नहीं था। उसने तुरंत काली बिजली को वापस खींच लिया और अपने सामने एक हल्की चमक महसूस की।
उसे लगा कि दुनिया घूम रही है और उसे बहुत चक्कर आ रहा था। हालांकि यह छोटी सी कीमत ब्लैक लाइटनिंग के नए उपयोगों की तुलना में कुछ भी नहीं थी। अर्जुन ने कुछ गहरी सांसें ली और फिर से उत्साहित हो गई। यद्यपि इस चाल को मारना असंभव प्रतीत होता था, परंतु इस कमजोरी के अलावा इसे अत्यंत उपयोगी कहा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि एक दिन अगर उसे कोई सीलबंद खजाने का बक्सा मिल जाए, तो वह बक्सा किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा। इस समय उसके दाहिने हाथ में लिपटी काली बिजली बक्से को भेदकर उसमें से सामान निकाल लेगी। यह सोचकर अर्जुन अपनी हंसी रोक नहीं सका। इसके अलावा यह कदम कब्रों की खोज में भी बहुत मददगार था। कुछ कब्रें मजबूत विशाल दरवाजों से अवरुद्ध थीं। जब तक वह अपने पूरे शरीर के चारों ओर काली बिजली लपेटता है, क्या यह उनमें सिर्फ एक कदम नहीं होगा? अर्जुन बहुत अच्छे मूड में था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस यात्रा की फसल इतनी बढ़िया होगी। एक क्षण के लिए अपने मन को स्थिर करने के बाद वह हाओरन संप्रदाय की दिशा की ओर उड़ चला। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने कोई और मिशन करने की योजना नहीं बनाई। इसके बजाय उसे 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा के आगमन का स्वागत करने के लिए कड़ी मेहनत करने पर ध्यान केंद्रित करना था। जब वे क्रेडिट हॉल के पास से गुजरे तो उन्होंने पाया कि हॉल में आने जाने वाले छात्रों की संख्या सामान्य से लगभग आधी थी। सभी के मन में अर्जुन के जैसे ही विचार थे। अंत में वे बाहर नहीं गए और संयुक्त परीक्षा का स्वागत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस दिन यह पहली बार था कि अर्जुन ने सन पीक और फॉर्च्यून पीक की तरफ कदम रखा था। तलवार संप्रदाय, जियांगयांग शिखर। सनराइज पीक पर कदम रखने के बाद ही अर्जुन को एहसास हुआ कि दूसरे संप्रदाय कितने जीवंत थे। इसकी तुलना में सनराइज पीक वास्तव में मेनकोरोस पीक के रूप में वर्णित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। तलवार संप्रदाय अतुलनीय रूप से विशाल था और पूरे पर्वत शिखर पर अनगिनत शिष्य थे। तलवार संप्रदाय के वे असंख्य शिष्य और विशेषज्ञ वर्तमान में लगन और परिश्रम से साधना कर रहे थे। शियांटियन क्यों की धारियां आगे बढ़ी और हर जगह फैल गईं। शिष्य या तो जोड़े में लड़ रहे थे या 3 या 5 के समूहों में इकट्ठा होकर शियांटियन क्यों की साधना में अपने अनुभवों पर चर्चा कर रहे थे। जब अर्जुन ने अन्य लोगों का उत्साह देखा तो उसे थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई। क्या यह अर्जुन नहीं है? किसी ने पहली नजर में ही अर्जुन को पहचान लिया और चिल्लाए बिना नहीं रह सका। अर्जुन ने पहले ही अपना नाम बना लिया था। हाओरन संप्रदाय में हर कोई उसके बारे में जानता था। योहो, अर्जुन हमारे जियांगयांग पीक पर आने के लिए स्वतंत्र है। तीसरी कक्षा का एक वरिष्ठ भाई आया और अर्जुन के कंधे पर थपथपाया। क्या तुम यांगफेंग में जाने वाले हो? यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय है। अर्जुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ भाई, मुझ पर मत हंसो। मैं यहां किसी को खोजने आया हूं। हालांकि अर्जुन को यह नहीं पता था कि वरिष्ठ भाई 3rd ग्रेड अकादमी के वरिष्ठ भाई बहनों को 23वीं पीढ़ी के कनिष्ठ भाइयों का अंतिम बैच बहुत पसंद था। किसी को खोज रहे हो? युन फैन को खोज रहे हो? उस वरिष्ठ भाई ने उत्सुकता से पूछा। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं मुरोंग वांगकिंग की तलाश कर रहा हूं। वरिष्ठ भाई ने सिर हिलाया और कहा, हमारे तलवार संप्रदाय के कई शिष्य हैं। आप इस जगह से परिचित नहीं हैं। मैं आपको वहां ले जाऊंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, वरिष्ठ भाई ने रास्ता दिखाया और अर्जुन को सूर्योदय महल में ले गया। सूर्योदय महल का आकार सूर्य महल के समान ही था। हालांकि इस समय बड़े महल परिसर में लोग थे। शिष्य भी थे जो किताबें पढ़ने में डूबे हुए थे और महल के रास्ते पर सभी दिशाओं में घूम रहे थे। सन पैलेस में बहुत सारे कमरे थे, लेकिन वे सभी खाली थे। यह कहा जा सकता था कि अर्जुन जिस भी कमरे में चाहे रह सकता था। महिला शिष्या का निवास सनी हॉल के पीछे था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुईं, बड़ी संख्या में महिला शिष्याओं ने मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। आह, क्या यह अर्जुन नहीं है?
आप हमारे सनी पैलेस में क्यों आए? ये महिला शिष्याएं अर्जुन के बारे में बहुत उत्सुक थी। उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन ने स्वर्गीय दानव संप्रदाय की राक्षसी महिला को पाने के लिए कौन सी विधि अपनाई थी। वरिष्ठजनों, मैं मुरोंग वांकिंग से बात करना चाहता हूं। एक लड़की ने अपना मुंह ढक लिया और मुस्कुराई। वांकिंग लड़की बहुत सुंदर है। आपने अपना लक्ष्य क्यों बदल दिया? क्या आप स्वर्गीय शैतान धर्म से लड़की को लेने की योजना नहीं बना रहे हैं? लड़कियां अर्जुन को घेर कर लगातार बातें करने लगीं, जिससे अर्जुन शर्मा गई। अध्याय 229 खेती टॉवर। आज अर्जुन को यह अनुभव हो चुका है कि नाटक के लिए 3 महिलाएं पर्याप्त हैं। ये महिला शिष्याएं आमतौर पर बहुत लंबी होती थीं, लेकिन जब वे एक साथ आती थीं तो उनका रूप पूरी तरह बदल जाता था। उन लड़कियों के खुलेपन से अर्जुन को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। छोटे जूनियर भाई अर्जुन, क्या यही कारण नहीं है कि आप उस स्थान पर अपने उत्कृष्ट कुंग फू के कारण महिलाओं के लिए इतने आकर्षक हैं? मुझे यकीन है कि यह है। देखो, मैंने उस आदमी के चेहरे से यह सुना है। मैं बता सकता हूं कि वह कितना बड़ा है। एन। जब वह बोल रही थी तो महिलाओं का एक समूह सोच समझकर अपनी ठुड्डी पकड़कर अर्जुन के चेहरे को देखने लगा। कभी कभी उनकी निगाहें अर्जुन के गुप्तांग पर पड़ जातीं। अर्जुन कड़वी मुस्कान के साथ दया की भीख मांगती रही। वरिष्ठ बहनों, कृपया मुझे मुरोंग वांकिंग को बुलाने में मदद करें। उन्हें पता था कि क्या करना है, लेकिन वे सिर्फ अर्जुन को चिढ़ा रहे थे। बाद में किसी ने मुरोंग वांकिंग को बुलाया। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? मुरोंग वांकिंग ने अर्जुन को अजीब तरह से देखा। यह एक दुर्लभ बात है। तुम्हारा सनी पीक पर आना दुर्लभ है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? बताओ मुझे। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां बंद की और कहा, पिछली बार मेरी मदद करने के लिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करने का समय नहीं मिला। मैं आज रात ड्रंकन ड्रीम पैवेलियन की मेजबानी करूंगा। कृपया जरूर आए। मुरोंग वांकिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुम यांग लियानर और जियांग चेंग के मामले का जिक्र कर रहे हो, है ना? तुम इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं जियांग चेंग और दूसरों को देखने का आदी नहीं हूं। लेकिन चूंकि आपके पास हमें धन्यवाद देने का दिल है, इसलिए मैं इसे स्वीकार करूंगा। मैं आज रात ड्रंकन ड्रीम पैवेलियन में आपसे मिलूंगा। उस रात मुरोंग वांकिंग, शेन लिनहाई, फेंग झाओकी, लुओ युआन, जियांग यू और अन्य सभी लोग आ गए। सेकंड ग्रेड अकादमी के साथ 2 संघर्षों के बाद उनके रिश्ते में बहुत सुधार हुआ था, जिससे अर्जुन को कुछ सम्मान मिला। अर्जुन ने 5 कुलीन परिवारों को देखा और अपना शराब का कटोरा उठाया। मैं और कुछ नहीं कहूंगा। यह दिखावा लगता है। मुझे आपके पीने के तरीके की आदत नहीं है। चलो हम अपना ख्याल रखें। यह कटोरा कुछ दिन पहले आपके द्वारा किए गए नेक कामों के लिए आप सभी का धन्यवाद। अर्जुन सम्मान के प्रतीक के रूप में इसे सबसे पहले करेगा। अर्जुन ने शराब का एक घूंट लिया और कटोरा पलट दिया। बाकी 5 लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तुम बदमाश, मैं तुम्हें सच में नहीं बता सकती। मुरोंग वांकिंग ने अपना सिर हिलाया और अपने वाइन के प्याले को वाइन के कटोरे में बदल दिया। मैं सच में बोल नहीं सकती, उसने कहा। ऐसा लगता है कि हम सभी तुच्छ लोग हैं। चलो अर्जुन, चलो इसे करते हैं। फेंग झाओकी ने भी शराब का एक कटोरा रखा और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर इसे एक ही घूंट में पी लिया। शराब के कुछ प्याले पीने के बाद सभी को पहले तो इस तरह पीने की आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उनका मूड खुशनुमा हो गया। इसके विपरीत उन्हें लगा कि इस तरह की बड़ी शराब का स्वाद भी अलग है। मैं तुरंत 12 संप्रदायों की संयुक्त परीक्षा देने जा रहा हूं। मैं निश्चित रूप से प्रथम स्थान के लिए जा रहा हूं। मुरोंग वांकिंग ने शराब का कटोरा नीचे रखा और सब्जियों की एक चॉपस्टिक उठाई।
लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी रैंकिंग पाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे शर्मिंदा मत करो। सभी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उनका अनुभव उसके जैसा नहीं था। वे सभी जानते थे कि उसका स्वभाव हमेशा से ऐसा ही था। लुओ युआन ने कहा, सौभाग्य से आप आज हमें खोजने आए, अन्यथा आप कल हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। तो क्यों? अर्जुनकी ने कहा। लुओ युआन ने कहा, हम 12 संयुक्त परीक्षाओं से पहले बाहर जाना बंद करने की योजना बना रहे हैं। हम कल एक साथ साधना करने के लिए युद्ध देवता मंदिर जाएंगे। क्या युद्ध देवता मंदिर अभी भी खेती कर सकता है? अर्जुन दंग रह गया। लुओ युआन के समझाने के बाद उसे अंततः युद्ध देवता मंदिर का दूसरा कार्य समझ में आ गया। युद्ध देवता महल का उपयोग सिर्फ साधना तकनीकों और मार्शल कौशल पुस्तिकाओं को संग्रहित करने के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि युद्ध देवता महल की सतह के नीचे एक विशाल साधना टॉवर भी था। यह खेती का टॉवर उल्टा था, जिसका सिरा नीचे की ओर था। इसे 6 मंजिलों में विभाजित किया गया था, जो संबंधित अकादमी ग्रेड के अनुरूप थे। प्रकृति संप्रदाय के व्यूह गुरु ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को साधना टॉवर में अवशोषित करने के लिए युद्ध देवता मंदिर में एक अतुलनीय रूप से बड़ी आत्मा एकत्रीकरण सरणी स्थापित की थी। दूसरे शब्दों में, टॉवर के अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता बाहर की तुलना में 100 गुना अधिक थी। अभी भी इस तरह की चीजें हैं। अर्जुन को अचानक एहसास हुआ कि वह एक बार भी युद्ध देवता मंदिर नहीं गया था, इसलिए उसे नहीं पता था। लगता है आप सभी काफी गंभीर हैं। अर्जुन ने शराब का एक घूंट लिया और कहा। तब मुरोंग वांकिंग ने कहा, उन द्वितीय श्रेणी के शिष्यों को कम मत समझो। यह मत सोचो कि तुम उनमें से दर्जनों को एक साथ हरा सकते हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम गलत हो। यह 12 संप्रदाय संयुक्त परीक्षा का पहला दौर है। हर कोई अच्छी रैंकिंग प्राप्त करना चाहता है। वे दूसरे दर्जे के संप्रदाय निश्चित रूप से हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ मुख्य शिष्यों को स्थापित करेंगे। हाओरन संप्रदाय में वास्तव में अनगिनत प्रतिभाएं थीं। ये प्रतिभाएं 17 या 18 वर्ष की आयु में मूल रिटर्न के भयानक तीसरे स्तर तक पहुंच सकती थीं, लेकिन इससे क्या? इस बार संयुक्त परीक्षा ने केवल दायरे को सीमित किया और उम्र को सीमित नहीं किया। आप 17 वर्षीय गुयुआन थर्ड लेयर मार्शल आर्टिस्ट हैं, लेकिन वे 25 वर्षीय गुयुआन थर्ड लेयर मार्शल आर्टिस्ट भी भेज सकते हैं। उसका दायरा आपके जैसा ही है, लेकिन उसके पास आपसे कहीं ज्यादा अनुभव है। विशेष रूप से, शेन लिनहाई ने बीच में टोकते हुए कहा, यह प्रसिद्ध होने का एक अच्छा अवसर है। वे दूसरे दर्जे के संप्रदाय निश्चित रूप से अपने शिष्यों को अपनी सबसे मजबूत साधना तकनीक और मार्शल कौशल सिखाएंगे, ताकि उनके अपने संप्रदाय प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकें। इसलिए यह लड़ाई आसान नहीं है। अर्जुन ने सोच समझकर सिर हिलाया और फिर सभी ने जाने से पहले थोड़ी देर शराब पी। सूर्य शिखर पर लौटने के बाद अर्जुन ने अगली सुबह युद्ध देवता मंदिर की ओर भागने से पहले रात में अच्छी तरह आराम किया। युद्ध देवता मंदिर का पैमाना क्रेडिट हॉल की तुलना में बहुत छोटा था, लेकिन जैसा कि लुओ युआन ने कहा था, इसमें ब्रह्मांड समाहित था। युद्ध देवता मंदिर में प्रवेश करने पर 2 सीढ़ियां थीं। एक सीढ़ियां ऊपर पुस्तक संग्रह क्षेत्र की ओर जाती थीं और दूसरी भूमिगत खेती के टॉवर की ओर। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरा और औपचारिक रूप से साधना टॉवर में प्रवेश किया। जिस क्षण वह टॉवर में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई थी। हाओरन संप्रदाय स्वयं आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था, लेकिन इस मीनार में इसका एक भी निशान नहीं था। यह दृश्य बेहद अजीब था। पहली मंजिल पर स्थित क्षेत्र प्रथम श्रेणी के छात्रों की खेती का था। इस समय हॉल में पहले से ही कई प्रथम श्रेणी के छात्र बात कर रहे थे। हॉल के चारों ओर गुप्त कक्षों के 3 छल्ले थे जो ऊपर और नीचे व्यवस्थित थे। प्रत्येक गुप्त कक्ष पत्थर के दरवाजों से अलग था।
टॉवर की पहली मंजिल पर 3 रिंगों वाला एक गुप्त कक्ष है। अर्जुन ने दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही देखा। दूसरी मंजिल पर स्थित खेती के टॉवर में भी 3 रिंग वाले गुप्त कक्ष थे। आधे से ज्यादा गुप्त कक्ष बंद थे, जिससे पता चलता है कि अंदर पहले से ही लोग मौजूद थे। हॉल में लोग आते जाते रहे। सेकंड ग्रेड एकेडमी के कई छात्र मौजूद थे। कुछ अपनी साधना पद्धतियों के बारे में बातचीत कर रहे थे, जबकि कुछ दूसरों का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन को यह नहीं पता था कि खेती करने का अधिकार कैसे प्राप्त किया जाए, इसलिए वह दूसरी मंजिल के प्रवेश द्वार पर एक खिड़की की ओर चला गया, जहां कर्मचारी सदस्य थे। माफ कीजिए, मैं साधना करने के लिए गुप्त कमरे में कैसे प्रवेश कर सकता हूं? अर्जुन ने पूछा। स्टाफ सदस्य ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, खेती के लिए समय सीमा के बदले में अपने क्रेडिट का उपयोग करें। अर्जुन को अपने दिल में कड़वाहट महसूस हुई। उसके पास एक भी क्रेडिट नहीं बचा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे अभी भी कोई मिशन करने की जरूरत है? क्या आप अर्जुन हैं? कर्मचारी कुछ देर तक अर्जुन को ध्यान से देखते रहे। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। यह आपके लिए कुछ है, कर्मचारी ने कहा। जैसे ही वह बोल रहा था, स्टाफ सदस्य ने एक छोटा सा टोकन निकाला और कहा, यह टोकन मुजुएकी ने आपके लिए छोड़ा है। आप इसे अधिकतम 2 महीने के लिए बदल सकते हैं। अध्याय 230 चारों ओर। म्यूजुएकी के जाने से पहले ही उसने अर्जुन के लिए व्यवस्था कर ली थी। वह जानती थी कि अर्जुन 12 संयुक्त परीक्षाओं के लिए खेती के टॉवर पर जरूर आएगा। उसने सीधे अपने क्रेडिट का इस्तेमाल गुप्त कमरे के लिए एक प्रवेश टोकन के लिए किया और इसे यहां जमा कर दिया। अर्जुन के आने के बाद उसे स्वाभाविक रूप से यह मिल जाएगा। इस समय अर्जुन ने पाया कि म्यूजुएकी ने उसके लिए जो प्रवेश टोकन छोड़ा था वह सुनहरा था, और कर्मचारी सदस्य के बगल में दीवार पर 2 अन्य रंग लटके हुए थे। एक चांदी का था, दूसरा तांबे का। कर्मचारी ने बताया कि टावर की हर मंजिल पर 3 रिंग वाला गुप्त कक्ष है। गुप्त कक्ष जितना गहरा होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही सघन होगी। दूसरे शब्दों में, 3 रिंग सबसे कमजोर थीं, दूसरी रिंग दूसरी थी और पहली रिंग सबसे मजबूत थी। खेती के टॉवर के गुप्त कमरे की तीसरी रिंग अगली मंजिल पर स्थित थी और इसी तरह आगे भी। स्वर्णिम टोकन संबंधित दूसरी मंजिल की पहली रिंग थी। जहां तक क्रेडिट एक्सचेंज की बात है, यह प्रगतिशील था। पहली मंजिल पर तीसरी रिंग के लिए 1 दिन में 1 क्रेडिट, दूसरी रिंग के लिए 2 और तीसरी रिंग के लिए 3 क्रेडिट की जरूरत थी। दूसरे शब्दों में, दूसरी मंजिल पर पहली रिंग के लिए 1 दिन में 6 क्रेडिट की जरूरत थी। म्यूजुएकी ने सीधे अर्जुन को 2 महीने के लिए इसका उपयोग करने का अधिकार किराए पर दे दिया, जिसका मतलब था कि उसने 360 क्रेडिट का आदान प्रदान किया था। जू क्यूई आपके साथ बहुत अच्छी है, कर्मचारी ने अर्जुन को अस्पष्टता से देखा और कहा, उसे निराश मत करो। अर्जुन थोड़ा स्तब्ध था। टोकन प्राप्त करने के बाद वह मुड़ा और चला गया। उसके पीछे स्टाफ के सदस्य के ठंडे शब्द आए। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इस बच्चे में ऐसा कौन सा विशेष स्वभाव है जो इतनी सारी सुंदरियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। त्स्का लोग लोगों से अधिक लोकप्रिय हैं। अर्जुन की पीठ एक पल के लिए रुक गई, लेकिन वह उससे बहस करने के लिए बहुत आलसी था। क्रेडिट हॉल के कर्मचारियों की तरह कल्टीवेशन टॉवर के कर्मचारी भी संप्रदाय के अंशकालिक शिष्य थे, इसलिए वे इससे क्रेडिट कमा सकते थे। बेशक, इस तरह के लोगों में ज्यादा ताकत नहीं थी। अन्यथा, वे पहले ही मिशन पर निकल चुके होते। यही कारण था कि वे अर्जुन के प्रति इतने नाराज थे। अर्जुन ने चारों ओर नजर घुमाई और साधना शुरू करने के लिए एक गुप्त कमरा ढूंढने ही वाला था। लेकिन उसने पाया कि पहले घेरे में लगभग सभी गुप्त कमरे बंद थे। पैसे की कितनी बर्बादी है, अर्जुन ने भावुक होकर आह भरी। खेती करने के लिए
हर कोई एक दिन में 6 क्रेडिट खर्च करने में संकोच नहीं करता था। वहां केवल 13 गुप्त कमरे बचे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि 13 गुप्त कमरों में से 5 पर नाम के बैज लगे थे, जिन पर मुरोंग वानकिंग, शेन लिनहाई, फेंग झाओकी, लुओ युआन और जियांग यू के नाम लिखे थे। वे पांचों अभी तक नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने नाम के साथ गुप्त कमरे पर कब्जा कर लिया था। हालांकि दूसरे दर्जे के छात्र बहुत असंतुष्ट थे, लेकिन उन्होंने 5 कुलीन परिवारों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए किसी ने भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा वहां 8 गुप्त कक्ष थे, जिनमें से अधिकांश में लोग रहते थे। प्रवेश द्वार पर कुछ लोग खड़े थे, जिनमें से कुछ अर्जुन के परिचित थे। हाओतियान शहर के चारों बड़े कुलों के सभी लोग मौजूद थे। यांग कबीले से यांग लियानेर, चू कबीले से चू यान, हांग कबीले और झोऊ कबीले से 2 लोग जिन्हें अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था, और जियांग चेंग, जिसे अर्जुन से सबसे गहरी दुश्मनी थी। उन्होंने अर्जुन को भी देखा और बिना कुछ कहे उसे घूरने लगे। 8 गुप्त कक्षों को उन्होंने अवरुद्ध कर दिया था। अर्जुन का उनसे झगड़ा करने का इरादा नहीं था, बल्कि वह उनकी दिशा में चला गया और प्रवेश करने के लिए किनारे पर एक गुप्त कमरा चुना। रुको! जियांग चेंग एक कदम आगे बढ़ा और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी ठोड़ी ऊंची उठाई और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, किसी ने पहले ही इस जगह पर कब्जा कर लिया है। तुम कहीं और जा सकते हो। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी और दूसरे खाली गुप्त कमरे की ओर चल दिया। नतीजतन जियांग चेंग ने एक और कदम आगे बढ़ाया और कहा, यहां भी लोग हैं। अर्जुन ने आगे नहीं बढ़ते हुए कहा, क्या बाकी 6 भी तुम्हारे कब्जे में हैं? यह सही है। जियांग चेंग ने दूसरी अंगूठी की ओर इशारा करते हुए कहा, यदि आप खेती करना चाहते हैं तो ऊपर जाए। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और कहा, आप केवल 5 हैं। आपने 8 गुप्त कक्षों पर कैसे कब्जा कर लिया? हमें आपको कितने गुप्त कक्षों के बारे में बताना होगा। उसके बगल में एक तगड़ा आदमी आया। यह व्यक्ति हांग कबीले का सदस्य था। उसका नाम हांग बिन था। वह द्वितीय श्रेणी अकादमी में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ भी था। 18 वर्ष की आयु में वह पहले से ही मूल वापसी क्षेत्र के 5वें स्तर पर कदम रख चुका था। ताकत के मामले में वह जियांग चेंग से कमजोर नहीं होना चाहिए। एक अन्य व्यक्ति ने उसके कंधे को पकड़ लिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जियांग, यह मत सोचो कि तुम द्वितीय श्रेणी अकादमी में सिर्फ इसलिए आ सकते हो क्योंकि तुम प्रथम श्रेणी अकादमी में प्रसिद्ध हो। यह द्वितीय श्रेणी अकादमी हमारा क्षेत्र है। ड्रैगन, तुम्हें मेरे लिए अपनी कुंडली बनानी होगी। टाइगर, तुम्हें मेरे लिए लेटना होगा। इस व्यक्ति का नाम झोऊ जियान्योंग था। वह हाओटियन शहर के झोऊ कबीले का सदस्य था और वह मूल वापसी के 5वें स्तर पर एक सुपर विशेषज्ञ भी था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अभी आपसे बहस करने के मूड में नहीं हूं। 5 गुप्त कक्ष आपके हैं, लेकिन मुझे अन्य 3 में से एक लेना है। आप कोशिश कर सकते हैं, जियांग चेंग ने उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा। जियांग चेंग, तुम इतने नरम भोजन के बारे में क्या बात कर रहे हो? हांग बिन चिल्लाया, भाड़ में जाओ उसे। अर्जुन की बात समाप्त होने के बाद वह एक खाली गुप्त कमरे की ओर चला गया। जियांग चेंग ने मुरोंग वांकिंग और अन्य लोगों को भड़काने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वह अर्जुन से डरता नहीं था। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और उसका दाहिना हाथ हिंसक रूप से कांपने लगा। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़े और जियांग चेंग के हाथ को धकेला। उसने तुरंत महसूस किया कि एक मजबूत युआन क्यूई पहाड़ों और समुद्रों की तरह उसकी ओर बढ़ रही है। इस बार अर्जुन के पैर सीधे जमीन से ऊपर उठ गए और उसका पूरा शरीर लगभग आधा मीटर पीछे तैर गया। अंत में खेती के क्षेत्रों में अंतर अभी भी अपेक्षाकृत बड़ा था। एक मूल वापसी के 5वें स्तर पर था, जबकि दूसरा मूल वापसी के 3रे स्तर पर था। 2 छोटे क्षेत्रों के बीच खेती के क्षेत्रों में अंतर ने खेती के क्षेत्रों के दमन के बारे में कुछ सुराग भी प्रकट किए।
जियांग चेंग, तुम्हारा उसके साथ कैसा रिश्ता है? हांग बिन ने बहुत दुखी होकर भौहें सिकोड़ी। हालांकि जियांग चेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसका दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। इस हथेली के प्रहार का उद्देश्य अर्जुन को अंदरूनी चोट पहुंचाना था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन की युआन क्यों इतनी ठोस होगी कि वह अर्जुन को हिलाकर आधा मीटर दूर तैरने लगेगी। तो तुम कोई कदम उठाने जा रहे हो? अर्जुन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अर्जुन, मैंने तुमसे कहा था कि आज अंदर आओ और लेट जाओ। जियांग चेंग के दांत घृणा से खुजलाने लगे और वह एक ही कदम आगे बढ़ गया। उसे घेर लो, उसे जाने मत दो। हांग बिन गुस्से से दहाड़ा और सभी ने अर्जुन के पीछे हटने का रास्ता काट दिया। जहां तक जियांग चेंग का सवाल है, वह तेजी से आगे बढ़ा और अर्जुन के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। यह अर्जुन के लिए बेहद हानिकारक था। जियांग चेंग, हांग बिन और झोउ जियान्योंग सभी मूल क्षेत्र की शुरुआती 5वीं परत के शीर्ष विशेषज्ञ थे। अर्जुन, एक मार्शल कलाकार जिसने अभी अभी मूल क्षेत्र के तीसरे स्तर में प्रवेश किया था, इतने सारे महान गुरुओं से घिरा हुआ था जिससे वह असाधारण रूप से नुकसान में लग रहा था। हालांकि जियांग चेंग के जोरदार मुक्के का सामना करते हुए अर्जुन पीछे नहीं हटा। उसने भी उसके चेहरे पर मुक्का मारा। अर्जुन जानता था कि मूल शोधन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर उसका युआन क्यों निश्चित रूप से जियांग चेंग के बराबर नहीं हो पाएगा। इस पंच ने क्यों शोधन का उपयोग करके इसे बिजली में बदल दिया था। एक पल में तेज बिजली अर्जुन के दाहिने हाथ को घेर कर जियांग चेंग से जोर से टकराई। बिजली मध्याह्न विशेषता, हांग बिन और झोउ जियान्योंग दोनों चौंक गए। चू यान ने उसके कंधों को गले लगाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, जब जियांग चेंग ने पहले इसका उल्लेख किया था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में सच है।